आप जो भी कंटेंट बनाते हैं उसमें बहुत नसीहतें देते हैं लोगों को, तो क्यों नहीं अपना नाम आप नसीहत खान या ज्ञान बाबा रख ले। नाम कुछ भी हो, अगर हम अच्छी बातें बताएंगे, लोग सीखेंगे, लोग उसी नाम को प्यार करने लगेंगे। एक दो और ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने किन्नर के रोल प्ले किए हैं। जब आपने वो रोल को प्ले किया, लोगों ने आपके जेंडर पे सवाल उठाने लगे। क्या आपको उनको कोई प्रूफ देने की जरूरत है? प्रूफ तो दे भी नहीं सकते ना। प्रूफ तो दे भी नहीं सकते, सबसे बड़ी बात तो ये है। ईशान अली की स्क्रिप्ट लिखता कौन है? स्क्रिप्ट मैं ही डिजाइन करता हूँ, डायलॉग्स मैं ही डिजाइन करता हूँ। मगर उनका एक और बात कहनी है कि वो कहते हैं कि यार जो स्क्रिप्ट लिखता है उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दे देना चाहिए। कभी कभी रिजेक्शंस आपको इतनी मिल जाती हैं तो आपके दिल में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी ख्याल आने लगता है कि नहीं यार, शायद या तो ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है या मैं इसके लिए नहीं बनाऊं। कभी ऐसा ख्याल आया आपके दिमाग में? फिर मैंने उस पर शायरी करना शुरू की। शायरी की तो उस पर 2 व्यूज आए, दूसरा व्यूज मेरे गुरु को आ गया मुंबई से। उन्होंने मुझे कॉल की, यही सीख के गया क्या? यही सब करने के लिए एक्टिंग सीख ही गया? मैंने डिलीट कर दिया उसको। अच्छा, ये 11 नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है आपकी लाइफ में? आप दुनिया को नसीहत बांटते फिरते हैं बट खुद अमल नहीं करते। लेकिन वो बेवजह सॉन्ग में स्विमिंग पूल में कूद जाना और आज ब्लू है पानी पानी करके हीरोइन को पकड़ना, डांस करना, वो नहीं कर पाऊंगा तुमसे शुरुआत। बीइंग अ मुस्लिम, यूट्यूब की कमाई जायज है? सलमानी वो होते हैं जो हेयर कटिंग करते हैं और मैं भी उसी जात से हूँ। दूसरों के घर की लड़कियों को तो आप वीडियो में लेकर आते हैं, तो आप अपनी वाइफ को क्यों नहीं वीडियो में लेकर आते? 4 साल बाद बहुत सारे लोग आए और गए, लेकिन फिरोज खान मेरे साथ है। फिर क्या करेगा? बेड पे तो नहीं आएगा? बोले बेड पे भी आएगा। मैंने कहा हीरोइन फिर उस वक्त क्या पहनी होगी? बोले भाई पूरा बिकनी शॉट जाना है एंड में। अगर कोई बोल्ड सीन आपको भी ऑफर होता है या फिर कोई वेब सीरीज होती है तो आप क्या करना पसंद करेंगे? हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और आज के हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही खास मेहमान हैं जिन्होंने यूट्यूब पे मचा दी है खलबली। नाम है उनका ईशान अली। तो ईशान, वेलकम टू शिराज खान शो। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। और वैसे तो आपने वाकई में यूट्यूब में माशाल्लाह बहुत खली बली मचा रखी है, उधम मचा रखा है। आप टॉप क्रिएटर्स में से एक हैं इंडिया के, अगर मैं कहूँ तो कैसा फील होता है? क्योंकि आपके 37 मिलियन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। इट्स अ बिग नंबर, ह्यूज नंबर। तो यहाँ तक का सफर आपका जो तय हुआ है, कभी सोचा था कि यहाँ तक पहुंच पाएंगे? सोचा तो था कि यहाँ तक पहुंच पाएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि यूट्यूबर बन के। अच्छा। हाँ, मेरा शुरू से ही ड्रीम ये रहा कि बॉलीवुड में काम करूं, अच्छा टीवी सीरियल करूं या कोई अच्छी फिल्म करूं। तैयारी भी मैंने उसी की, लेकिन खुदा जो करता है बेहतर करता है। आज 37 मिलियन आपने कहा हाँ होने वाले हैं। ये नहीं पता था कि यूट्यूबर बन जाऊंगा, लेकिन शुक्र है खुदा का। फैंस हैं जो मुझे शायद पर्दे पर देखते तब भी मिलते, टीवी सीरियल देखते तब भी मिलते। वो जो मैंने कमाया है वही मेरी अचीवमेंट है। अच्छा ईशान, बहुत लोग बोलते हैं कि आप जो भी कंटेंट बनाते हैं उसमें बहुत नसीहतें देते हैं लोगों को, बहुत ज्ञान बांटते हैं, तो क्यों नहीं अपना नाम आप नसीहत खान या ज्ञान बाबा रख ले? नाम में क्या रखा है, बस हमारा काम बोलना चाहिए। नाम कुछ भी हो, अगर हम अच्छी बातें बताएंगे, लोग सीखेंगे, तो लोग उसी नाम को प्यार करने लगेंगे। मगर कभी ऐसा हुआ है कि, अच्छा मुझे एक और सबसे इम्पोर्टेंट सवालों में मेरे को याद आ रहा है आपके लिए कि आपकी जितने कंटेंट आप क्रिएट करते हैं, वीडियोस आप बनाते हैं, तो उसमें आपके कपड़े कौन डिजाइन करता है? कपड़े मैं खुद ही डिजाइन करता हूँ। अच्छा, आप खुद ही डिजाइनर भी हैं? नहीं, डिजाइनर नहीं हूँ, लेकिन कपड़े सेलेक्ट मैं खुद करता हूँ। ओके। और क्योंकि बहुत लोगों ने आपको कमेंट, मैं आपके पढ़ रहा था, आपकी रिसर्च कर रहा था, तो वहां मैंने देखा कि लोगों ने ये बोला कि ये पूछो सबसे पहले कि ईशान अली की स्क्रिप्ट कौन लिखता है। पूछ लिया आपने। हाँ, मतलब उन्होंने ये मुझसे पूछा कि ये जरूर सवाल पूछे कि ईशान अली की स्क्रिप्ट लिखता कौन है? स्क्रिप्ट मैं ही डिजाइन करता हूँ, डायलॉग्स मैं ही डिजाइन करता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, कुछ रिश्तेदार भी कोई कहानी बताते हैं कि बेटा कुछ ऐसी बनाना, भाई कुछ ऐसा कहानी बनाओ, लेकिन उसको मॉडिफाई मैं ही करता हूँ। मगर उनका एक और बात कहनी है कि वो कहते हैं कि यार जो स्क्रिप्ट लिखता है उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दे देना चाहिए। कि ये इस तरीके के कंटेंट निकाल के लाते हैं, मगर उसमें ये हीरो भी होते हैं, उसमें ये सारे कैरेक्टर खुद ही प्ले कर रहे होते हैं, और इनका ड्रेसिंग सेंस जो है वो बहुत उनको अटपटा लगता है, अजीब लगता है कि बाकी कैरेक्टरों के ड्रेसिंग बिल्कुल अलग होता है।
सिर्फ आप ही एक कैरेक्टर जो निभा रहे होते हैं, उसमें लगता है कि आप ही सबसे स्पेशल कैरेक्टर हो, चाहे भले ही आप एक नौकर का कैरेक्टर निभा रहे हो, चाहे आप किसी पुलिसमैन का निभा रहे हो या फिर डाकू का निभा रहे हो, मगर उसमें सिर्फ आपके कपड़े ही अलग, ऐसा क्यों? जब हम लोग काम करते हैं तो जो भी आर्टिस्ट उस वीडियो में काम कर रहे हैं, तो मेरा सबसे कहना होता है कि अपने कैरेक्टर को डिजाइन कीजिए अच्छे से। जितना मैं कर पाता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ, ये कैरेक्टर को ये कपड़े पहनने चाहिए, उतना मैं करता हूँ। बाकी हाँ, सभी लोग खुद पे ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। तो जो कैरेक्टर मैं प्ले करता हूँ उसको मैं सोचता हूँ कि बेहतर बनाने के लिए ऐसे कपड़े पहनाए जाएं जो कि कहानी में जाते हों और उस कैरेक्टर पे एकदम फिट हों। मुझे ऐसा लगता है कि आपको या तो वो नेहरू जैकेट जो बोलते हैं, उससे बहुत प्यार है। हाँ, मुझे उससे, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने कुर्ता पहन के एक वीडियो बनाया। बनाने के बाद वो वीडियो चलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इस वीडियो में भारी भरकम क्यों नहीं लग रहा हूँ, अच्छा, कुर्ता पहन के। तो फिर मैंने एक बेस कोट मेरे पास रखा था, मैंने वो पहना पापा का। ओके। इससे पहले नहीं पहनता था मैं। पापा का बेस कोट पहना तो मुझे लगा हाँ, अब मैं कुछ एक भारी भरकम इंसान लग रहा हूँ, जो कोई बात, क्योंकि आज से 5 साल पहले मेरी एज इतनी नहीं थी, मेरी बियर्ड भी इस तरीके की नहीं थी। तो मुझे खुद को एक ऐसा इंसान दिखाना था जो कोई बात बोले तो लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, ये सही कह रहा है, इसकी बात में वजन है। इसलिए मैंने वो गेटअप स्टार्ट किया कि कोटी है, नेहरू कोटी और कुर्ता पैजामा, चश्मा। आपको नहीं लगता ईशान के क्योंकि आप बहुत ऊंचाइयों को आपने ऑलरेडी माशाल्लाह छू लिया है, और जहां पहुंच गए हैं वहां अब आपको अपनी लाइक डिजाइनिंग पे, अपनी स्क्रिप्ट पे काम करना चाहिए और भी ज्यादा। लाइकवाइज कि आप अगर कॉस्ट्यूम खुद डिजाइन करते हैं तो आपको अपनी क्वालिटी को और भी ज्यादा इनहेंस करने के लिए, तो भाई माशाल्लाह पैसा भी आप कमा रहे हैं भरपूर, तो इसमें आपकी कहीं कमी रह गई है या रहती है? किसमें? कि आपको अपनी चीजों को और प्रोफेशनल करने के लिए? नहीं, कमी कोई नहीं रह गई है। धीरे धीरे शुरुआत की है मैंने। अभी हम लोग एक बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं। ओके। हाँ, किंग, द रियल किंग। इस पे आपने पहले वीडियोस भी बनाई हैं? हाँ, किंग मेरी एक शॉर्ट्स वीडियो है जिसके 100 एपिसोड बन चुके हैं और लोगों ने बहुत प्यार दिया है उसको। इसलिए मैंने उसको प्लान किया है। उसमें एक अच्छा डायरेक्टर है, अच्छा सिनेमेटोग्राफर है, सारी टीम नई काम कर रही है उसमें। और उसमें डिजाइनर उसमें मुंबई से है। और मतलब पक्का कोई प्रोफेशनल बाहर से आ रहा है? प्रोफेशनल है। वेरी गुड। और उसमें स्क्रिप्ट राइटर कौन है? स्क्रिप्ट राइटर भी उसका मुंबई से ही है। ओके। तो मतलब उसमें हमें वही किंग मगर दूसरे अंदाज में देखने को मिलेगा। यही तैयार, क्योंकि आपकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी वही एक सीरीज है जो आपको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है, और सबसे ज्यादा उसकी आपने नंबर ऑफ रील्स भी बनाई है, 100+ उसकी रील्स भी बनाई है। तो इसलिए आपने उसका प्लान किया कि आप उसके लिए मूवी। ओके। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में आपने कितने टाइम की आपने सोचा है, प्लान किया है? समथिंग 50 मिनट 50 मिनट की। 50 मिनट। वेरी गुड। तो हम कब देख सकते हैं उस मूवी को? कितनी जल्दी वो आने वाली है? 2 शूट उसके हो चुके हैं कंप्लीट। अभी समथिंग 12 शूट उसके बाकी हैं। उसके बाद समथिंग लग जाएंगे 2 महीने। अभी 2 महीने लगेंगे। ओके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे समझ में भी नहीं आता कि लोग, कैरेक्टर तो हर एक्टर प्ले करता है, ठीक है, और आप भी एक एक्टर हैं, आपने हमेशा अपने आप को एक एक्टर ही कंसिडर किया है, और उसी तरह आप अपने कैरेक्टर को प्ले करते हैं। लाइक मैंने बहुत सारे, उसमें अक्षय कुमार भी हैं, मैं नाम लेने से पहले, आप वो सवाल से पहले इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ, अक्षय कुमार ने भी किया है, और एक शक्ति कोई सीरियल था शायद, उसमें भी किया है, और शायद 1-2 और ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने किन्नर के रोल प्ले किए हैं, राइट। बट ऐसा क्यों हुआ कि आप ही के साथ जब आपने वो रोल को प्ले किया, लोगों ने आपके जेंडर पे सवाल उठाने लगे? ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ, ये जो सवाल उठाने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि क्रिटिक्स हैं। बाकी उस रोल से मुझे इतना प्यार मिला है कि मैं जहां भी जाता हूं और मुझे किन्नर मिल जाते हैं तो वो लोग मुझे गले लगा लेते हैं, मुझे दुआएं देते हैं बेशुमार के तुमने हमारे बारे में बोला, ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी शॉर्ट्स में जितने भी क्रिएटर हैं, किसी ने भी इस टाइप का ना रोल किया है ना ही उनके हक में कुछ बोला है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब मैंने किन्नर का रोल प्ले किया, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, कोई भी रोल प्ले कर सकता हूँ, और वो रोल करने के बाद मेरी फैंस फॉलोइंग भी बढ़ी, तो मैं तो ध्यान ही नहीं देता इस बात पे कि कौन क्या कह रहा है। हाँ, लोगों ने मीम्स उसके बहुत बनाए। इनफैक्ट नहीं, मतलब मैंने खुद देखा और मुझे भी अच्छा लगा, आपने एक अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है, बट
मेरा सिर्फ सवाल इसलिए एक माइंड में आके अटक गया क्योंकि बहुत सारे एक्टर इस तरीके के कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं पहले भी, ठीक है, हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। भी कर चुके हैं, शाहरुख खान साहब भी डुप्लीकेट में कर चुके हैं, डुप्लीकेट में क्या है, शाहरुख खान साहब भी कर चुके हैं, बच्चन साहब भी एब्सोल्युटली कर चुके हैं, लेकिन क्या कहेंगे, मगर आपके साथ जेंडर के ऊपर सवाल क्यों उठने लगे? आपको उनको कोई प्रूफ देने की जरूरत है? प्रूफ तो दे भी नहीं सकते प्रूफ तो दे भी नहीं सकते, सबसे बड़ी बात तो ये है। नहीं प्रूफ उनको बोलने का क्या है, कहना बहुत जल्दी आपके लिए खुशखबरी आने वाली है, प्रूफ भी मिलेगा। बिल्कुल प्रूफ है वही मैं कह रहा हूँ, ये भी प्रूफ मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। एग्जैक्टली मगर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे कैरेक्टर को निभाया। वैसे आपको क्या लगता है कि आपके असली कॉम्पिटिटर कौन है इस इंडस्ट्री में? बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं और बहुत सारे चाहने वाले भी हैं, लेकिन यूपी में, पूरी यूपी में मेरा चैनल सब्सक्राइबर में नंबर 1 पे है। एग्जैक्टली हाँ, और सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, सब्सक्राइबर देख के खुशी नहीं मिलती, इतनी खुशी ये देख के मिलती है कि मैं जहाँ भी कदम रखता हूँ, अपनी कार से नीचे उतरता हूँ, वहां मुझे फैंस मिलते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं मानता हूँ कि हाँ, वाकई वो सब्सक्राइबर जो हैं वो रियल हैं। ओके, आपको नहीं लगता कि जो नंबर है आपके 37 मिलियन जो ऑलमोस्ट अभी होने वाले हैं, और शायद ये वीडियो जब तक लाइव जाएगी तो 37 मिलियन हो जाएंगे होपफुली, तो क्या आप उसकी वैल्यू को जस्टिफाई कर पाए हैं? क्योंकि इतने सब्सक्राइबर होने के बाद आपके चैनल पे इतने व्यूज और इतने कमेंट्स नहीं आ पाते हैं, और वो इसकी आप वजह क्या समझते हैं? जब सब्सक्राइबर अच्छे हो गए हैं, अच्छे खासे हो गए हैं, तो लोगों की अब कहीं ना कहीं उम्मीदें भी ज्यादा हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने इसी मंथ से काम शुरू किया है, कैमरास बड़े खरीदे हैं, एक नई टीम हायर की है लॉन्ग के लिए। अब मैं आगे को जो लॉन्ग वीडियोस के काम लेके आने वाला हूँ, उससे मैं 37 मिलियन के साथ इंसाफ करूंगा। हाँ, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रोल था मेरा, आपकी डिजाइनिंग कपड़ों को लेकर, आपके स्क्रिप्ट को लेकर, और इसी वजह से क्योंकि आप रील के बादशाह बन चुके हैं, ठीक है, मगर आपको लगता है कि आप बड़े कंटेंट को फॉर्म करें और उसमें और भी ज्यादा प्रोफेशनल दिखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आपके व्यूज जो नहीं दिखते हैं हमको 37 मिलियन के बाद, वो उसके पीछे शायद ये कहीं ना कहीं कमी रह गई है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सब्सक्राइबर इतनी तेजी से बढ़ते चले गए, और मैं, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब घर से थे, भाई की शादी, मेरी शादी, बहन की शादी, घर बनवाना, मैं उन सब चीज़ों में लगा रहा। मैं देख नहीं सका कि मेरे 25 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। अब मुझे शॉर्ट्स के साथ-साथ कुछ अपडेट करना चाहिए। अब जब 35 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, तब मुझे महसूस हुआ, ये शॉर्ट्स तो ठीक है, ये रोज़ का खाना है, राइट, लेकिन हर महीने एक बड़ी दावत होनी चाहिए ऑडियंस की। एग्जैक्टली। जो ऑडियंस आए और उसे महसूस हो कि हाँ, हमने वाक़ई, अगर 37 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो ये हमें वैसा परोस रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अब आपने कहा जब यूपी की बात करी है तो आपके पड़ोस में उत्तराखंड है और दीगर शहर हैं। अगर मैं वहां बोलूंगा तो आप ही के तरह बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, सौरभ जोशी हो गए, राउंड टू हेल हो गया, और अभी आपको हम देख लाइक आप ही के शहर के यूपी के आमिर टीआरटी हैं, सेवेंजर्स हैं, ये इसी तरीके की कैटेगरी के कुछ लोग हैं जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स में गिने जाते हैं, बट उनके व्यूज भी हैं और वो पैसा बहुत बना रहे हैं, मगर वो पैसा ईशान के पास क्यों नहीं दिखता? आप देखें राउंड टू हेल वालों के पास देखेंगे तो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, सेवेंजर्स वाले फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, और आपके पड़ोसी उत्तराखंड में सौरभ जोशी हैं, वो तो डिफेंडर हैं या बड़ी और भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो भाई हमें ईशान अली का वो रेवेन्यू कहाँ से जो जनरेट हो रहा है वो क्यों नहीं दिखता? रेवेन्यू बस यही रहा, मैंने आपको बताया कि मैं शॉर्ट्स पे काम करता रहा, लॉन्ग पे मैं अपडेट नहीं कर सका खुद को। जी हाँ, कहीं ना कहीं बस यही समझिए कि मैं जिम्मेदारियों में खो गया। अब जो लॉन्ग मेरा काम आएगा वो इंशाल्लाह चलेगा, और जो आप जो कारों के नाम बता रहे हैं, इंशाल्लाह वो सभी ख्वाहिशें पूरी होंगी। वैसे तो मैं इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करता हूँ, बट फिर भी बहुत सारे लोग ये बात जानना भी चाहते हैं और इस पे थोड़ी सी क्लियरिटी भी चाहते हैं। सलमानी कौन होते हैं? सलमानी वो होते हैं जो बार्बर होते हैं, जो हेयर कटिंग करते हैं। ओके, हाँ, और मैं भी उसी जात से हूँ। ओके, उसी बिरादरी से आप? मेरे जो दादा थे, मेरे दादा खाना बनाया करते थे, वो बार्बर का काम नहीं करते थे। अच्छा, वो जात हमारी वही है, हमारे ओके, पूर्वजों ने किया है वो काम। ओके, मेरे जो अब्बू हैं, अब्बू साइकिल का काम करते थे, उन्होंने भी बार्बर का काम नहीं किया, और ना ही उन्होंने कभी ख्याल में भी सोचा कि मेरे बेटे वो काम करें। एग्जैक्टली, अच्छा, ये नहीं कि वो काम बुरा है, काम सब अच्छे हैं, एब्सोल्युटली, लेकिन क्या है कि सबको हक है कि कुछ ऊंचा सोचें, कुछ बड़ा सोचें। तो हमेशा मेरे अब्बू ने कहा कि देख बेटा, मेरे पापा ने खाना बनाया, हम लोगों का पेट पाल दिया, गुजारा हो गया। मैंने साइकिल का काम किया, साइकिलें संभाली, पंचर जोड़े, तुम लोग का गुजारा कर दिया, तुम लोगों को पढ़ा दिया। अब तुम कुछ ऐसा करो कि हम यहाँ से अपडेट हो सकें, लोग हमें याद करें, तुम्हारे दादा को याद करें, कुछ ऐसा अलग करो बट बस।
बट जो आपने बताया जो बार्बर का काम है तो भाई आलिम हाकिम इंडिया हाँ के हाँ रिनाउंड हाँ, वही बोल रहा वो हूँ भी मैं, आप काम ही बहुत अच्छा है बिरादरी के वो, हैं। बहुत प्रोफेशनल काम हो गया। अब तो 12th पास आउट भी चाहिए उसके लिए, अच्छे डिप्लोमा होते हैं उसमें। एग्जैक्टली। और बड़े बड़े अच्छे एक्टर्स के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी हेयर कट कर रहे हैं। हर किसी के एक पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट है इनफैक्ट, हाँ 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 और आप भी लेके घूम रहे हैं अभी फिलहाल। हाँ आपको भी अब जरूरत पड़ रही है ना अपने हेयर स्टाइलिस्ट की, तो ये काम तो बहुत ऊंचा है। बेशक बेशक, एक अच्छे एक्टर को दिखने में और दिखाने में एक हेयर स्टाइलिस्ट का बहुत बड़ा बहुत बड़ा रोल हाथ रहता होता है, है। बहुत बड़ा हाथ होता तो वो काम तो कभी छोटा, मगर क्या होता है ना कि बच्चे को खासतौर से हिंदुस्तान में हर बच्चे का एक सपना होता है। मतलब छोटे होते हैं या तो क्रिकेटर बनना है या किसी और खेल में बनना। अगर वो बहुत पढ़ाकू है तो फिर बात ही क्या है, डॉक्टर, बन जाएगा, इंजीनियर हाँ, और मतलब अच्छी चीजों जॉब में, में चला जाएगा। राइट। और अगर वो पढ़ाई में नहीं है तो खेल में बहुत ऊपर होता है। हम्म। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा, या आपका सपना शुरू से था कि भाई नहीं मैं तो एक्टर बनना है, बचपन से ऐसा तो नहीं था? बचपन से ईशान क्या बनना चाहते थे? जब मैंने पहली बार मुझे ऐसी जिम्मेदारी महसूस हुई, मुझे महसूस हुआ कि मुझे कोई काम करना चाहिए, तो मैंने डांसिंग क्लास ज्वाइन कर ली। मैंने सोचा मैं डांसर बनूंगा, ओके। और मैंने 6 मंथ का एक डिप्लोमा किया, स्टेज पे जाके डांस करने लगा। कौन मेरा से एज ग्रुप में किया आपने? ये किया था मैंने 2012 में। तो आप कितने ईयर के थे? हमें तो अभी तक आपकी एज नहीं पता ना, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 1998 मेरी एज है। ओके। हम्म। तो तो मतलब ऑलमोस्ट उसमें 14 ईयर्स के थे हाँ आप? हाँ 14-15 रहा हूँ मैं। ओके। तो पहले डांस किया मैंने, डांस करने के बाद डांस कर रहा था मैं, तो मेरे गुरु ने एक बार कहा मुझसे कि चलो स्टेज पे एक एक्ट करते हैं। तो जब मैंने पहली बार उनके साथ एक्ट किया तो मुझे एक्टिंग पसंद आ गई। ओके। एक्टिंग पसंद आई तो फिर एक टीवी सीरियल मैंने देखा, मन की आवाज़ प्रतिज्ञा, ओके। स्टार प्लस पे आता था। उसमें जो रोल प्ले कर रहे थे अरहान बहल कृष्णा का, वो जब मैंने देखा तो मुझे लगा मुझे तो यही करना है। अच्छा। हाँ, फिर मैंने डांस छोड़ के थिएटर जॉइन कर लिया। बरेली में रह के 3 साल थिएटर किया, बहुत सारे प्लेस किए, अखबारों में मेरे फोटोज आए। तब मुझे महसूस होने लगा कि अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब इसको और अच्छे से सीखते हैं। फिर मैं मुंबई चला गया, मुंबई जाके एक्टिंग का डिप्लोमा किया, और एक्टिंग का डिप्लोमा करने के लिए जो रुपए की जरूरत थी, पैसे की, उसके लिए मैंने एक वेटर की जॉब की ओके। मुंबई के शालीमार होटल में। जी। मरोल नाका पे, बहुत फेमस। मरोल नाका पे की। एग्जैक्टली। ये डिप्लोमा करने के बाद मैं यहाँ आ गया और यूट्यूब शुरू किया। ओके। बट आपको नहीं लगता कि आप इस प्रोफेशन में बाय चांस पहुंच गए हैं, बाय चॉइस नहीं? बाय चांस तो नहीं, मैंने तैयारी बहुत की थी इसकी, नहीं, डांसर बनना डायलॉग्स। चाहते थे, हाँ हाँ, एक्टिंग में आ गए, कहते हैं कि तो ये तो बाय चांस पहुंच गए आप। ना ना ना, जैसे डांस मैंने किया 6 महीने, राइट। डांस पे मेहनत मैंने सिर्फ 6 महीने की, और एक एक्टर के लिए डांस भी जरूरी है। ये एग्जैक्टली। कह सकते हैं कि ये खुदा का इशारा था, वो धीरे ओके। धीरे मुझे उसी हाँ। वेब में लेके जा रहा था। राइट। हाँ, लेकिन डांस पे सिर्फ 6 महीने मेहनत की, उसके बाद एक्टिंग में बहुत मेहनत की मैंने, समथिंग 3-4 साल। 3-4 साल। और आपने बॉम्बे में भी बहुत टाइम गुजारा, बॉम्बे में भी, हाँ। ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने 5 साल बॉम्बे को दिए। हाँ। हम्म। तो 5 साल में ऐसा क्या हुआ, या फिर मैं कहूँ ऐसा क्या नहीं हुआ, या क्या नहीं कर पाए, या क्या कमी रही आपकी तरफ से, जो एक्टिंग का जो पैशन था आपके अंदर जो है आज भी, वो वहां पूरा नहीं हुआ और यहाँ आके यूट्यूब पे आप उसमें सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? बॉम्बे में मैं 5 साल का वक्त वहां मैंने स्ट्रगल में नहीं गुजारा। जी। हाँ, मैं 1 साल बॉम्बे रहा। ओके। 1 साल में मैं 5 बार ऑडिशन देने गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उस वक़्त सीख भी रहा था। सीख रहा था तो 6 महीने तक तो मेरे गुरु ने मना कर दिया कि बेटा आराम से सीख लो कुछ चीज़ें, जी। फिर ऑडिशन देना। अब जब ऑडिशन देने गया तो कभी किसी कैरेक्टर में फिट नहीं बैठा, या कुछ रीज़न्स रहे, 4-5 बार रिजेक्ट हो गया मैं। रिजेक्ट होने के बाद मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, बीसीए ग्रेजुएट हूँ मैं। तो एग्ज़ाम आ गया, मैं एग्ज़ाम देने यहाँ आ गया। जी। जब एग्ज़ाम यहाँ दिए तो उसी दौरान यूट्यूब शुरू कर दिया। यूट्यूब शुरू किया तो यूट्यूब पे काम करने के बाद 2-3 साल बाद यूट्यूब मेरा चलने लगा। ओके। और ग्रेजुएशन के साथ-साथ मुझे पीजी की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं ये भी सोचता था कि कब अगर हो सकता है कि कामयाबी मुझे ना मिले एक्टिंग में, तो कोई जॉब करके सेटल हो जाऊँ मैं। तो इस पीरियड में ज़्यादा वक़्त चला गया। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ का मुझे अफ़सोस नहीं है कि मुंबई से मुझे काम नहीं मिला, क्योंकि मैंने ऑडिशंस ही नहीं दिए इतने सारे। नहीं, बट वो ऐसा होता है ना, कभी-कभी रिजेक्शंस आपको इतनी मिल जाती हैं, तो आपके दिल में कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी ख़्याल आने लगता है कि नहीं यार शायद या तो ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है, या मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। कभी ऐसा ख़्याल आया आपके दिमाग में? ऐसा उस ऐसा टाइम में हाँ, मैं स्पेशली? बता रहा हूँ। जब ऑडिशन का वक़्त था और मैं 2016 में मुंबई में था,
17 में टिकटॉक चल रहा था बहुत जोर शोर पे, एग्जैक्टली इतना जोर शोर पे था कि बॉलीवुड के एक्टर्स भी उसको ज्वाइन कर रहे थे। तो मुझे मेरे एक भाई ने सजेशन दिया कि आप मुंबई जाके इतने चक्कर काटोगे, स्ट्रगल करोगे, इससे अच्छा टिकटॉक ज्वाइन कर लो। मुझे मुझे लगा कि मैंने थिएटर किया है 3 साल, फिर एक्टिंग का डिप्लोमा भी लिया है। मैं कैसे टिकटॉक जॉइन कर लूँ? ये तो लिप-सिंक वाला एक चैनल है, ऐप है कि जहाँ खुद की आवाज़ भी नहीं आती है, बोल कोई रहा है, आपको सिर्फ इशारे करने हैं। राइट तो मैंने किया नहीं उस पे काम। उनका अगेन फ़ोन आया कि तू काम तो शुरू कर, हो सकता है तेरी किस्मत यहाँ से खुल जाए। फिर मैंने उस पे शायरी करना शुरू की। शायरी की तो उस पे 2 व्यूज़ आए, दूसरा व्यूज़ मेरे गुरु का आ गया मुंबई पे। मुंबई से उन्होंने मुझे कॉल की, यही यही सीख के गया क्या? ओके यही सब करने के लिए एक्टिंग सीख ही गया? मैंने डिलीट कर दिया उसको। ओ हाँ, फिर उस पे लिप सिंक की, चला नहीं, फिर डांस किया, चला नहीं। 1 महीना इसमें चला गया कि टिकटॉक मुझसे चाह क्या रहा है? एग्जैक्टली हाँ, फिर उस पे एक अच्छा मेरे पास एक कॉन्सेप्ट था, जिस पे मैं 3-4 महीने से काम कर रहा था। लिखता-विखता तो रहता था मैं, क्योंकि एक्टर लोगों का होता है, अगर कोई काम नहीं है तो वो कुछ ना कुछ तैयारी करते रहते हैं। तो एक कंटेंट था मेरे पास, उसको मैंने फादर डे पे एडिट करके, शूट करके पोस्ट कर दिया। करेक्ट और उस जैसे मैं 20-30 वीडियो पोस्ट कर चुका था, तो ये तो उम्मीद थी नहीं कि ये बूस्ट मार जाएगा। मैं पोस्ट करके 12 बजने में 1 मिनट बाकी था, पोस्ट कर दिया मैंने, और फादर डे 12 बजे के बाद शुरू हो गया। और रात भर में इतना चला कि दिन में सुबह जब मैं उठा तो उस पे समथिंग 4 मिलियन व्यूज़ थे, वाओ और मेरे फ़ोन पे 10-15 लोगों की कॉल्स थी। मैंने कहा इतने लोगों ने मुझे एक साथ क्यों याद कर लिया आज? सुबह उठ के देखा तो भाई हमने तुम्हारा टिकटॉक पे वीडियो देखा यार, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। और वीडियो इतना इमोशनल था, वो लोग रो रहे थे उसको याद करके, उसको देख के। उसमें एक बाप और बेटे का वो प्यार उसमें दिखाया था। ओके तब से मुझे महसूस हुआ कि यार ये जो शॉर्ट है, इसमें अगर हम 1 मिनट में पब्लिक को वो दे सकें जो एक फ़िल्म सिखाना चाहती है, तो कहीं न कहीं ये बेस्ट रहेगा, ये कोई कर नहीं रहा है। करेक्ट क्योंकि उस टाइप के कंटेंट उस वक़्त कोई बनाता नहीं था। मैंने फिर उसी जैसे शॉर्ट्स बनाने शुरू कर दिए, काम मेरा आगे बढ़ा, लेकिन टिकटॉक आगे नहीं बढ़ सका। जी हाँ अनफॉर्चुनेटली हाँ, वो डिसअपॉइंट था मेरे लिए कि मेरे फैन्स मुझे मिलने लगे थे। राइट हाँ, 8-10 वीडियोज़ के बाद मेरे फैन्स मुझे मिलने लगे थे, मिलने भी आने लगे थे लोग घर पे। उस वक़्त टिकटॉक का इतना बड़ा क्रेज़ था कि अगर आपकी 2 वीडियो वायरल हो गई, आपके फैन्स बन जाते थे। करेक्ट लेकिन फिर वो बैन हो गया। तो फिर ये आपके लिए कितना सेटबैक था? क्योंकि जब आप एक जगह अभी शुरू ही हुए थे और आपको तरक्की कहते हैं ना बस आपने अभी चखी भी नहीं थी असली हुँ, तरी हुँ। और सडनली एक इतना बड़ा झटका लगना टिकटॉक का बैन हो जाना, फिर उसके बाद आपको नहीं लगा कि यार फिर दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करना है, अब ये जर्नी कहाँ तक जाएगी और क्या मैं दोबारा वहाँ तक पहुँच पाऊँगा या नहीं पाऊँगा? हाँ, मुझे तो यही लगा कि मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि अल्लाह जब एक दरवाज़ा बंद करता है, तो 10 दरवाज़े खोल देता है। लेकिन उसमें वक़्त लगता है, आपको एग्ज़ैक्टली सब्र की ज़रूरत होती है। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे कंटेंट लिखे। हालाँकि मैं डिप्रेशन में था उन चीज़ों को लेके कि अभी-अभी मेरा वक़्त शुरू हुआ और 2 महीने बाद ये ख़त्म हो गया। मेरी एग्ज़ैक्टली स्टारडम का मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं चख ही नहीं पाया, जैसे अभी आपने कहा। जी हाँ, मगर उस वक़्त मैंने ये सोचा कि जब अम्मी ने कहा है कि अल्लाह 10 दरवाज़े खोलता है, तो 10 में से किसी 1-2 में तो शायद फिट हो ही जाऊँगा मैं। बिल्कुल। मैंने कंटेंट लिखना कंटिन्यू रखे, हुँ, क्योंकि मुझे ये पता चल चुका था कि पब्लिक अब शॉर्ट्स देखना पसंद कर रही है। टाइम की कहीं न कहीं किल्लत है और वो 1 मिनट में सीखना चाहती है। ओके, मैंने समथिंग 200 कंटेंट लिख लिए, वॉव! 200 कंटेंट लिख लिए। और जैसे ही मुझे मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया कि उम, ईशान भाई क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो यूट्यूब पर? मैंने कहा हाँ, मैं कर रहा हूँ काम। बोले वीडियो तो पोस्ट हुआ नहीं है आपका 2-3 महीने से, और देखो मैं तो रोज़ कर रहा हूँ, मेरे 3 लाख हो गए 3 ओह! दिन में। मेरे उस टाइम 40,000 थे। ओके, मैंने कहा मेरा चैनल 2016 से बना हुआ है। 2020 4 साल में मैं सिर्फ 40,000 अचीव कर पाया और उसने 3 लाख कर लिए 3 दिन में। करेक्ट, हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी शुरू करता हूँ। मैंने भी काम शुरू कर दिया। अभी उस मेरे फ्रेंड के जो सब्सक्राइबर हैं वो 3 मिलियन है, मेरे 37 मिलियन है, जिसने मुझे वॉव! बताया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि मेरे पास 200 कंटेंट थे। मेरे माइंड में एक बात तय थी कि जिस वक़्त मुझे मौका मिलेगा और लोगों को भी मौका मिलेगा, तो वो लोग सोचेंगे कि उन्हें क्या बनाना है। करेक्ट, मैं सोचूँगा नहीं, मैं सिर्फ़ बनाऊँगा। क्योंकि फिर मेरे मेरे पास पास टाइम है डेटा बनाने होगा। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, ईशान अगर एक्टर नहीं होते बाय एनी चांस, मान लो आपने बॉम्बे गए, रिजेक्शन मिली, यहाँ आने के बाद टिकटॉक बंद हो गया और उसके बाद यूट्यूब पे भी अगर आप ट्राई कर रहे होते और नहीं उस सक्सेस तक पहुँच पाते जहाँ आपको पहुँचना था, तो ईशान क्या होते और क्या कर रहे होते? किसी होटल में मैनेजर होता मैं। मुझे जब मैंने 6 महीने होटल की जॉब की थी,
तो मुझे वो काम अच्छा लगा था और ओके मैंने सोचा था कि अगर कभी ऐसा हुआ कि मेरा ये काम नहीं चला तो मैं मैनेजमेंट का अच्छा कोर्स करके कोई होटल खोल लूँगा या किसी होटल में मैनेजमेंट करूँगा, ओके। ये मेरा प्लान था। वैसे तो कामयाबी के पीछे हर इंसान 99.9% माँ-बाप का हाथ ही समझता है और होता भी है, ऐसा नहीं समझने वाली बात है। बेशक। मगर मैं माँ-बाप के अलावा अगर ईशान की कामयाबी के पीछे किसी का हाथ मानूँ, तो जो आपको भी लगता है, माँ-बाप तो हैं ही, उनको तो वो बोलने की हैं ही, ज़रूरत ही हाँ, नहीं है। हाँ। उसके बाद कोई अगर है, तो वो कौन है और उसका क्या रोल रहा आपकी कामयाबी में? मेरे भाई का बहुत सपोर्ट रहा, बड़े भाई का। बड़े भाई का, हाँ, कितने भाई हैं आप? हम लोग 3 भाई हैं, 1 मुझसे बड़े हैं, ओके, 1 मुझसे छोटे हैं। ऐसा बीच में है। तो एजाज़ अली जो मेरे साथ काम कर रहे हैं अब अच्छा, वो भी यूट्यूब पर। वीडियोज़ में काम हाँ, कर रहे हैं, हाँ, ओके। 8 मिलियन सब्सक्राइबर उनके भी हैं। अरे वाह! वेरी नाइस, उनका बहुत सपोर्ट रहा। ओके, जब मैं शूट करता था तो वो बहुत हेल्प करते थे मेरी और मोटिवेट करते थे कि हाँ, एक दिन आएगा, तेरा काम चलेगा, लोग तुझे प्यार करेंगे, तेरे फैन्स होंगे। साथ ही मेरे एक दोस्त का भी बहुत सपोर्ट रहा, फिरोज़ खान का, ओके। यहाँ मौजूद हैं इस वक़्त, अच्छा, अच्छा फिरोज़ भाई ये मेरे। अच्छा यही हैं वो हाँ, फिरोज़ साहब, ओके, हाँ, ये जॉब करते थे दिल्ली में, मेरे ओके, भाई भी जॉब करते थे। जब मेरा काम चलने लगा तो मैंने इन दोनों को अपने पास बुला लिया। वाह! वेरी हाँ, नाइस। भाई को अपने साथ, भाई इंजीनियर है मेरे, अच्छा, उनको एक्टर बनाया अपने साथ काम अच्छा वो करने भी को। एक्टर बन गए? हाँ, और ये फिरोज़ खान साहब को कैमरा सिखाया, एडिटिंग सिखाई, सारी चीज़ें यही मैनेज करते अच्छा हैं। मतलब आपने सिखाया, हाँ, क्योंकि आपको ये चाहिए थे अपने साथ। हाँ, मुझे चाहिए बहुत, थे। बहुत खूब। हाँ, 4 साल हो गए समथिंग मेरा काम चलते हुए, 2021 से मेरा काम यूट्यूब पर चलना शुरू हुआ। आज 4 साल बाद बहुत सारे लोग आए और गए, लेकिन फिरोज़ खान मेरे साथ है 4 साल से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मेरे भाई भी, इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। अच्छा, तो ऐसा कभी हुआ है कि ईशान का किसी बात की वजह से दिल टूटा हो? मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन जिसे बोलते हैं ना, उसे लगता है कि नहीं यार, मतलब ज़िंदगी में कुछ है नहीं, ये क्या ही हो गया मेरे साथ, ऐसा कुछ हुआ? ऐसी चीज़ें तो नहीं हुई लेकिन हाँ, एक बहुत वक़्त पहले जब मेरा काम शुरू हुआ था, तब मुझे एक फ़कीर मिले थे। मुझसे उन्होंने कुछ रुपए माँगे, मैंने उनको दे दिए। उन्होंने मुझे देखा, मेरी तरफ घूरे और बोले, "सुन, तू बहुत कामयाब होगा, लेकिन तुझे वफ़ादार लोग बहुत कम मिलेंगे। वफ़ा की उम्मीद मत रखना, वरना तेरा हर बार दिल टूटेगा।" ओके, तो ये चीज़, ये बिल्कुल उनकी हकीकत हुई बात। आज इतने सारे लोग हैं जो यूट्यूबर हैं, उनको मैंने सिखाया, आज सब कामयाब हैं, लेकिन वफ़ा बहुत कम लोगों से मिली। वहाँ कहीं न कहीं बहुत डिसअपॉइंट हुआ मैं, मेरा दिल टूटा, दुःख होता है। वो गालिब साहब का एक शेर है कि वफ़ा की उम्मीद ना कर गालिब, हुँ। क्योंकि वो दौर और था जब लोग सच्चे और मकान कच्चे हुआ अरे वाह! करते थे, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल यही बात हैं? है। हाँ, मगर आज वो दौर और है, आज और है, लेकिन अब मैंने खुद को मजबूत कर लिया है कि हाँ, ये दौर ही ऐसा है। करेक्ट। अच्छा ये 11 नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है आपकी लाइफ़ में? 11 नंबर 11वीं शरीफ जब होती है गौसे पाक की जो क्योंकि मुबारक आपकी डेट है, आईडी में भी 11 हाँ, तो है। वहीं से हमने उठाया 11वीं से। ओके, ईशान अली 11। हाँ, हाँ, वहीं से ये जुड़ा हुआ है और मैं आपको बताऊँ 4 साल में मेरे सिर्फ़ 40,000 सब्सक्राइबर हुए और जिस दिन मैंने ईशान अली 11 किया इसको, हुँ, 11 नंबर जब लगाया, मेरा दूसरे-तीसरे दिन से ही काम शुरू हो गया। ओके। इसलिए मेरी कार का नंबर भी 11 है। मतलब 11 लोग बहुत, आप नंबर ये जुड़ा हुआ है मुझसे। एस्ट्रोलॉजी इन सबको बहुत मानते हैं? हाँ, हाँ, दिल से मैं मानता हूँ। मगर मुस्लिम्स में तो ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। एस्ट्रोलॉजी नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी ये नंबर्स को मानना मैं सिर्फ़ 11वीं शरीफ को मानता हूँ, ओके, गौसे पाक को मानता हूँ, जी हाँ। बस। वो नंबर नहीं मान रहा हाँ, हूँ। नहीं मैंने आपसे सवाल किया मैं एस्ट्रोलॉजी को गौस मान पाक को मानता हूँ, ओके, बस इसलिए मानता हूँ। ओके। बाकी एस्ट्रोलॉजी को ना, तो नहीं, 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 वो सब में यकीन वही नहीं। जैसे आपने पहले एक बात बोली कि एक बाबा ने आपसे कहा कि आप बहुत कामयाब होंगे, हाँ, हाँ। तो आपके दिल में वो बात बाबा वो बैठ गई। मुसलमान थे, नहीं कभी मुसलमान ऐसा हिंदू नहीं था हाँ, कि मतलब एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, कोई राइट, हथेली चेक करने वाले नहीं थे। जी वो हाँ, एक फ़कीर थे, मलंग थे। ओके, मलंग लोग कहीं न कहीं देखते हैं इन सब चीज़ों को। जी हाँ, ऐसा मेरा यकीन है, मैं ओके, मदद करने में भी बहुत यकीन रखता हूँ। ये नहीं कि अभी जैसे हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, हाँ, एग्ज़ैक्टली हिंदू भी हो सकते हैं, मलंग हुँ, हिंदू भी होते हैं करेक्ट, और वो भी बहुत अच्छे मैसेज देते हैं, आपको हुँ, मिलेंगे तो आपको बता देंगे। बस फ़र्क इतना है, वो अल्लाह का नाम लेके माँग रहे हैं, लोग भगवान का नाम लेके माँग रहे हैं, लेकिन एब्सोल्युटली, पावर दोनों में है, बिल्कुल सही कहा। आस्था दोनों में है। तो मैं मेरा थोड़ा-सा डाउट हुआ तो मैंने कहा मैं एक बार पता कर लूँ, अच्छा किया कन्फर्म कर आपने, लेना अच्छा किया। ज़रूरी है। अच्छा एक बात बताइए मतलब इतने साल हो गए, अब तो 4 साल ऑलमोस्ट आपको एक्टिंग हुँ। का हुनर दिखाते हुए पूरी दुनिया ने देख लिया है, हिंदुस्तान ने देख लिया है। तो
ऐसा नहीं हुआ कि बॉलीवुड से आपको कोई एक्टिंग का ऑफर आया हो कि नहीं यार ईशान पहले गलती हो गई, आपको बहुत रिजेक्ट किया, अब नहीं करेंगे, अब आइए आप? हाँ, एक बार आया था ऑफर। मुंबई के कोई साहब थे, व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट पहने हुए ये थे तो और अब्बास मस्तान नैनीताल आए जैसे हुए लग थे। रहे हैं मुझे हाँ, आपके, आप जिनका बात कर रहे हैं। अब्बास मस्तान। हाँ यार, व्हाइट अच्छा पैंट और व्हाइट वो शर्ट तो पहनते वही थे, डायरेक्टर वही थे। पहनते थे। हाँ, ये नहीं थे खैर वो। अच्छा ये वो नहीं नैनीताल, थे। हाँ, नैनीताल में आए हुए थे किसी शूट को लेके, तो किसी ने बताया कि हाँ एक क्रिएटर है, आप उनसे मिलिए। तो वो मेरे ऑफिस आए, उन्होंने मुझसे बात की, मुझे पसंद किया, तो वो बोल रहे थे अक्षय कुमार की हम कोई फिल्म बना रहे हैं, ओके। उसमें हम आपको रोल देंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, आप हम्म। बताइएगा जब हो तो कुछ वक्त के बाद वो उन्होंने रोल बताया, बोले वो रोल छोटा सा है ईशान, अगर करोगे तो बेहतर रहेगा। एक पान वाले का रोल है, अक्षय कुमार आएंगे, पान खाएंगे और चले जाएंगे। अक्षय कुमार साहब की बहुत सारी फिल्में आई हैं, शायद उनमें ये सीन कहीं हो, या उन्होंने मेरे लिए एडिट किया हो। एग्जैक्टली। हाँ, तो मैंने मना कर दिया वो रोल। मैंने कहा ये बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, ये पान वाला तो आप किसी से भी करवा लीजिए, आपको इसके लिए क्यों यूट्यूबर की है, मेरी जरूरत है। करेक्ट। तो वो नाराज हो गए मुझसे, यार तुम तो अभी से वो कर रहे हो। मैंने कहा वो रोल नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ, अभी मुझे एक बहुत अच्छा सॉन्ग ऑफर हुआ था, समथिंग 2 महीने पहले। तो मैंने उनसे एडवांस भी ले लिया, हमारी बात भी हो गई कि बारिश हो रही है और आप हीरोइन अंदर है कमरे में, आप बाहर हो, गाना गा रहे हो, और बहुत अच्छा सॉन्ग था वो, मुझे सुनाया उन्होंने, मुझे पसंद आ गया। पसंद आ गया तो मैंने कहा ठीक है, आप एडवांस कर दो, डेट बताओ कौन सी है शूट की। सब चीज़ें क्लियर हो गई। 2 दिन पहले मैंने कॉल किया, हीरो अंदर तो नहीं जाएगा? अगर हीरो अंदर जाए तो बताओ। बोले हाँ भाई, हीरो एंड में दरवाजा खुलेगा। भाई बारिश हाँ, हो हाँ, रही हाँ, है, हाँ। मौसम सुहाना है, हीरोइन अंदर वेट कर रही तो अंदर तो जाएगा ही। तो वो बोले हीरो अंदर जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, अंदर जाएगा, फिर क्या अंदर करेगा? गया। हाँ, फिर क्या करेगा? बेड पे तो नहीं आएगा? बोले बेड पे भी आएगा। मैंने कहा हीरोइन फिर उस वक्त क्या पहनी होगी? बोले भाई पूरा बिकनी शॉट जाना है एंड में। मैंने कहा नहीं हो पाएगा यार, एडवांस मैंने डबल दिया उनको। क्या बात कर रहे मैंने हो कहा आप? आप डबल ले लो, लेकिन मेरे कैरियर शुरू होने से पहले खत्म मत करो, क्योंकि Okay. मैं बहुत मोरल मैसेज देता हूँ। बेचारा सीधा साधा कुर्ता पजामा बेस कोट पहन के बंदा सिखा रहा है मेरे भाई ऐसा करना चाहिए, वो वहां ये सब करते हुए कैसे जचेगा? ओके। तो ये केस कई सारे होते रहते हैं नहीं ऐसे। यार, मगर इसलिए फिर वो मनपसंद का काम नहीं मिल पा रहा है। मगर फिर मैं आपकी एक बात में, क्योंकि आप बहुत सारे पॉडकास्ट में एक बात कहते हैं, जहां पे आपने एक बात ये बोला कि मेरे पे आप पे फतवा भी हुआ था, मैं बात पूरी करूंगा, फतवा भी हुआ किसी बात की वजह से। और आपने एक और जगह बोला था कि आपने एक हिंदू कैरेक्टर प्ले करा था, तिलक लगा के मंदिर में घंटा बजा के। तो आपने कहा ये मैं तो एक्टर हूं, मैं तो हर तरीके के कैरेक्टर को प्ले करूंगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस किरदार को निभा रहा हूँ। तो वो तो किरदार था कि आप रूम में गए, उसमें एक्टिंग नहीं करनी थी। नहीं तो मतलब यहाँ पे अब आपका एक्टर कहाँ चला गया? मैं बता रहा हूँ कहाँ चला गया। जिस वक्त वो जो बात आप बता रहे हैं, उस वक्त मैं मोरल मैसेज नहीं देता था। ओके। उस वक्त मेरी शुरुआती वक्त था, तो वो मैंने कैरेक्टर किया, वो बहुत दिल से किया। अगर अभी भी वो कैरेक्टर मुझे मिलेगा तो मैं करूंगा। अच्छा, अगर वो एल्बम उस टाइम पे मिलती आप कर लेते? किस टाइम पे? उस टाइम पे मिलती जब आप मोरल, आपका वो नहीं था, मैसेज शायद वाला कर नहीं लेता, क्योंकि अभी पब्लिक की बहुत ज्यादा उम्मीद है मुझसे। वो अगर मुझे देखना भी चाहेंगी तो वो पब्लिक नहीं इमेजिन करी हुई है कि ये सब देखेगी वो। क्या पता वो आपको उस तस्वीर में ऐसा कुछ आपके न्यू अवतार ईशान अली को देखना चाहते हो। क्या पता है ना उसमें मिला हुआ। अगर पब्लिक मुझसे कहते हैं कि हाँ हम आपको पसंद करेंगे, आप जैसा भी काम कर रहे हैं आप कीजिए, तो शायद मैं कुछ करूं, लेकिन मैं अपनी शुरुआत ऐसे नहीं चाहता हूँ। अगर कोई बोल्ड सीन, जैसे आपने कहा ऑफर हुई, मतलब वो अभी तक पूरी तरह डिस्क्लोज नहीं हुआ कि उसमें बोल्ड कोई सीन था, वो तो लड़की बिकनी पहनी हुई थी। हाँ। आपने थोड़ी कुछ करना था। अगर कोई बोल्ड सीन आपको भी ऑफर होता है और बहुत बड़े बैनर का कोई पिक्चर होता है या फिर कोई वेब सीरीज होती है, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? बीइंग एन एक्टर, आई एम आस्किंग। वो कैरेक्टर की डिमांड होनी चाहिए भाई। अब कोई एक्टर है, उसकी शादी हुई है, तो सुहागरात लाजमी है उसकी होगी, वो मैं करूंगा, सबकी होती है। तो उस कैरेक्टर की भी हो रही है। लेकिन वो बेवजह से एकदम सॉन्ग में स्विमिंग पूल में कूद जाना और आज ब्लू है पानी पानी करके हीरोइन को पकड़ना, डांस करना, वो नहीं कर पाऊंगा एकदम से शुरुआत में। हाँ, पूरी फिल्म चलती हुई आ रही है, उस कैरेक्टर की डिमांड है, तो ठीक है, आप उसमें पोर्ट्रेट कर जाएंगे। ओके। सिर्फ एक सॉन्ग बनाना वो वैसा, तो वो नहीं मुझे जचता है। ऐसा आपको एक कैरेक्टर मिल गया, हाँ, और आप उसको थ्रू आउट मूवी को करते आ रहे हो, हाँ, वो सीन आ गया, करूंगा। इधर आपकी वाइफ आ गई, हाँ, और उन्होंने क्या, अगर तुमने ये सीन किया, हाँ, तो सोच लो आज आखिरी दिन है, तो क्या करेंगे आप? मेरी वाइफ से मैंने शादी करने से पहले और अपना इजहार मोहब्बत नहीं, इजहार शादी करने से पहले उनको मैंने बोल दिया था कि देखो मुझे एक्टिंग से बेशुमार प्यार है, और एक्टिंग के लिए मैं छोड़ भी सकता हूँ अपने प्यार को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी जरूरतों को। इसलिए कभी भी ये मत करना कि ये कैरेक्टर नहीं करना है, वो कैरेक्टर नहीं करना है। अगर मुझे लगेगा कि ये मेरे लिए जरूरी है तो वो कैरेक्टर मैं करूंगा। ओके। तो आपने सारी चीजें क्लियरिटी है। हाँ, और आपको लगता नहीं शादी से पहले लड़कियां कुछ हाँ, और होती हाँ, हैं, शादी हाँ, के बाद हाँ, बदल जाती हैं? अब जब वो वक्त आएगा तो देखेंगे, लेकिन हाँ मैं तैयार है आप? कैरेक्टर करूंगा। आप तो तैयार है ना, प्रिपेयर है ना? ओके।
कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ आप वाकई में कोई कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं और आप चाहते हैं यार इसके साथ एक्टिंग करने का मौका मिलना चाहिए मुझे? सबकी एक ही ख्वाहिश है कि हाँ। मुझे शाहरुख खान साहब के साथ काम करने का मौका मिले, मैं भी ये चाहता हूँ। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अब आर्यन खान के साथ काम करने का मौका मिल जाए, बहुत अच्छा डायरेक्शन कर रहे हैं वो। हम्म, ये ख्वाहिश है मेरी। ओके। और अब अगर आपने यहाँ आसपास में बोला है मुझे, मैं भी ज़्यादा अगर नहीं जाता हूँ, नॉर्थ इंडिया की बात करता हूँ, तो आपके कंपटीशन में, आपकी टक्कर में बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं, मतलब चाहे राउंड टू हेल हो, सेवेंजर्स हो, इधर सौरभ जोशी हो, तो आप को लगता है कि आपका असली कंपटीशन है तो किससे, और आपको अपना टारगेट कहाँ तक अचीव करना है? लाइक 37 मिलियंस यू हैव ऑलरेडी, मतलब ऑलमोस्ट यू आर अबाउट टू रिसीव अचीव्ड, कहाँ तक आपका टारगेट है? मैं पहुंचना चाहता हूँ। मैं किसी को भी, किसी से कोई टक्कर नहीं है मेरी, ना मैं किसी कोई मेरा कॉम्पिटिटर है। जिनकी आप बात कर रहे हैं राउंड टू हेल, वो मुझसे काफ़ी वक़्त पहले फ़ेमस हो चुके थे, उनका काम चलने लगा था, तो वो तो मेरे सीनियर हो गए। यूट्यूब में की फ़ील्ड में वो मेरे सीनियर हो मगर गए। सब्सक्राइबर में तो आप सब्सक्राइबर सीनियर में हो गए आगे हो। आगे निकल गया उनसे, ये बात सच है। लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज़ सोचता हूँ कि मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाऊँ जो कि एक फ़िल्म को के लेवल पे हो, वो ये वीडियोज़ में नहीं। ओके। अभी मैंने शुरुआत की है, मेरी जो किंग आने वाली है, इस वक़्त 2 किंग आने वाली हैं। अच्छा। एक शाहरुख खान साहब की और अच्छा, एक मेरी किंग। वेरी गुड। अच्छा, ये जो किंग है ना, जो मैं बना रहा हूँ, इसके मैंने समथिंग 8 पार्ट पोस्ट कर दिए, तब कहीं जाके शाहरुख खान साहब की अनाउंस हुई थी। मतलब वो आपके पीछे हाँ, मैं पीछे नहीं है, हैं। वो मेरे आगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है लोग कहें कि अरे यार वो तो किंग बना रहा है, कि उस वजह से बनाता तो होगा। ये आपके हाथ पे भी क्या ये किंग लिखा है, ये तो मैं ये कल शूट करके आया हूँ। अरे, तो मतलब ये रियल टैटू है? नहीं, रियल टैटू नहीं है, ये ओके। वीडियो का है। हाँ, तो मैं मेरी वो पहले से चल मतलब रही आपने है। बॉलीवुड वाली फील पूरी ले रहे हैं हाँ, आप। हाँ, हाँ, मेरी वेरी किंग नाइस। पहले से चल रही है। अच्छा, आपकी किंग पुरानी है भैया, ऐसा है? अ, शाहरुख खान जब भी बनाए हमारी किंग पहले से आने वाली है। ओके, वेरी गुड। तो वैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लोगों ने पूछा, मैंने आपके मैसेजेस में पढ़ा, जो आप शायद नहीं पढ़ पाते होंगे, हुँ, बहुत हुँ, मैसेजेस हुँ। आते हैं कि आप दुनिया को नसीहत बांटते फिरते हैं बट खुद अमल नहीं करते। कैसे? भाई इसकी भी मेरे पे बहुत अच्छी एग्जांपल है। हुँ, हुँ। किसी ने मुझसे कहा कि ये अपनी वीडियो में एक तरफ कैरेक्टर दिखाते हैं बुर्का पहने हुए, हुँ। पर्दे में लड़कियों को, और दूसरी तरफ उसी लड़की को दूसरे कैरेक्टर में बेपर्दा भी कर देते हैं, उनका नकाब भी हटा देते हैं। तो क्या उन्हें ये नहीं लगता कि जिस तरीके की नसीहत और बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो वहां पे लड़की के लिए सबसे पहले पर्दा जायज है और उसको उनको अमल करना चाहिए? मेरी वीडियोज़ में आप जितनी लड़कियाँ देखेंगे, वो दुपट्टा पहनी होंगी और प्रॉपर कपड़े पहनी होंगी, वो मेरे स्क्रिप्ट की डिमांड पर। वरना आजकल मुआशरे में बहुत कम ऐसी लड़कियाँ हैं जो दुपट्टा पहनना चाहती हैं या सलवार कमीज़ पहनना चाहती हैं। तो जितना हो सकता है मैं अपने वीडियोज़ में दिखाता हूँ कि हाँ, दुपट्टा पहनो। ब अगर उनका मुँह ही छुपा देंगे, तो वो एक्ट करते हुए कैसे दिखेंगी, उनको फ़ेम कैसे मिलेगा? ओके। इसलिए हम उनको नकाब में नहीं दिखा सकते। एक और एग्जाम्पल है मेरे हुँ। पास। लोगों ने कहा वही नसीहत वाली बात, तो ये दुनिया को बड़ी नसीहत देते हैं, तो इन्होंने अपनी शादी में वो नसीहत को फॉलो क्यों नहीं किया? और उन्होंने डीजे भी प्ले कराया, डांस भी हुआ, उपटन भी लगाए, सारी वो रस्मों को इन्होंने फॉलो किया जो दीन के बाहर के गैर मज़हब के अंदर फॉलो की जाती हैं। जो डीजे का कहानी रही वो तो बहुत ही अलग अलग थी, अजीब थी। जो भी आप रिज़ॉर्ट बुक करेंगे या शादी हॉल बुक करेंगे, उसमें अमूमन आप देखेंगे डीजे की अलग जगह होती है, वहाँ डीजे लगा रहता है। मेरी शादी में अलग से भर के डीजे नहीं आया था किसी वैन में। ये इतने सारे मेहमान वहाँ आए हुए थे, किसने प्ले करवा दिया मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, आपको पता ही नहीं मुझे नहीं था? पता था डीजे के कॉन्सेप्ट, मैंने डी ऑपरेटर भी नहीं बुलाया था। सो आपने डीजे जो आपकी शादी में चला था उसकी क्लैरिटी तो दे दी, बट उसमें एक और लाइक ऐसी रस्म थी जो गैर इस्लामियत थी, जो आपको भी पता है, वो उपटन को लेकर जो मैं बात कर रहा हूँ, वो भी आपके यहाँ हुई बकायदा। और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको लेकर आप एक तरफ कहते हैं, आपकी वीडियोस में मैंने सुना कि तावीज और इन सब चीजों को नहीं मानना चाहिए, दूसरी तरफ आप अपनी शादी में अपनी भाभी से अपने हाथ पे एक धागा बनवा रहे हैं, और आप उसको अपनी दूसरी वीडियो में आपने उसकी दलील ये दी थी कि भाई वो इसलिए कि बुरी बलाओं से और बुरी नजर से बचने के लिए। तो ये सब क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट, ये भी तो आपके अमल की बात आ गई। हाँ, 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 हाँ। ये कुछ चीज़ें उस वक़्त पता ही नहीं चली, शादी की खुशी थी तो क्या हो रहा है, घरवाले क्या कर रहे हैं, जो करते चले आ रहे हैं वो उन्होंने किया। राइट। कुछ चीज़ों पे मेरा था कि हाँ, ढोल-वोल नहीं बजेगा, मेरी बारात ये नहीं कि मैं रथ पे चढ़ के जा रहा हूँ, सब लोग नाच रहे हैं, डीजे बज रहा है, वो सब नहीं होगा, वो सब चीज़ें मैंने की। तो वो मतलब आप देखेंगे कोई रॉयल-वॉयल तरीके से मेरी बारात नहीं गई, मेरी बारात सीधी कार गई। ओके। और वहाँ भी कोई मेरा गेस्ट ऐसा आया हुआ था जो बॉम्ब की पेटी लेके आ गया। ओके।
हाँ, और उन्होंने किस वक्त वो छोड़ दिए मुझे, मैं जब ऊपर देखा तो मैंने कहा इसने फोड़ा किसने, उन्होंने कहा मैंने बोला उनको, अच्छा। मैं दूल्हा बना बैठा था, मैंने उनको डाटा बना पूछा तो करो, बोले भाई खुशी में किया हमने, मैंने तुमने खुशी में किया, मेरी वाट लग जाएगी, लोग कहेंगे मैंने करवाया। बट वो जो रस्म थी वो तो आप ही की थी ना, जो 2 रस्में जो घर के अंदर की थी, एक तो उपटन की, फ्लो में वो फ्लो में हो गया की खुशी थी और मुझे पता नहीं था कि ये भी एक्शन हो सकता है, और वो धागे वाली बात जो बांधने की वो भी फ्लो पे था। मतलब ये रस्में क्या मतलब पुरानी चलती आ रही है, इसलिए पुरानी रस्में हैं। तो आपको नहीं लगता कि उनको बदला जाए, उसकी सही इल्म का होना बहुत जरूरी है? धीरे-धीरे बदला जाएगा। देखें आपने कितनी बड़ी बात मैंने कर दी है, इतना बड़ा बदलाव कर दिया कि मेरे खानदान में ये जात पात था, वो दीवार मैंने गिरा दी। इंशाल्लाह अब आने वाली जो शादियां होंगी उसमें हम यही कोशिश करेंगे कि जितना हो सके बेहतर तरीके से और इस्लामिक वे में कर सकें। ओके, वेरी गुड। अब अमल के ऊपर एक और बात है, क्योंकि आप बहुत सारी वीडियो और रील जो आपकी बनाते हैं, आप लोग कहते हैं वो ज्यादातर इस्लामिक कंटेंट होता है, उसकी कहीं ना कहीं जो डेप्थ है वो इस्लामिक कंटेंट है, ठीक है, इसलिए आपको ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। अदरवाइज अगर वो न्यूट्रल होता तो शायद सही बोल रहे हैं, नहीं, ये बातें भी नहीं आती हैं। तो वहां एक और आपके फैन ने आपसे ये सवाल पूछा है कि जब आप इतनी बातें करते हैं कि गाना बजाना हराम है, जायज नहीं है, तो आप गानों पे रीलें क्यों बनाते हैं? इतनी नहीं बनाता हूँ या बना, देखिए ये तो मैंने आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाएंगे ज्यादातर आपको कंटेंट मिलेंगे, लेकिन मुझे जब कोई अच्छा सॉन्ग ऑफर होता है तो वो मैं करता हूँ। उसमें भी मेरा यही, अभी जैसे शाही बकरा मैंने किया, वो म्यूजिकल सॉन्ग है, लेकिन उसमें मोरल मैसेज है, आप उस मैसेज को देखिए। तो उस स्टोरी की डिमांड है कि हम उसको म्यूजिकल वे में करें, कुछ नए तरीके से। तो जो सब्सक्राइबर हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि आप ये जरूर देखिए कि मैं जो चीज बना रहा हूँ उसमें मोरल क्या है, समझा क्या रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि पहले लोग अच्छी बातें सिखाने के लिए निकलते थे राह खुदा में, और मजलिस लगाई जाती थी, लोगों को बताया जाता था कि हमें ऐसे करना है, ये गलत है, ये सही है, लेकिन उन चीजों को थोड़ा अपडेट किया तो फिर वो चीजें यूट्यूब पर मिल रही हैं। कुरान पाक में, अच्छी इस्लामिक किताबों में वो सारी बातें मिलेंगी जो मेरी वीडियोस में आपको देखने को मिल रही हैं। वही बातें मैं यूट्यूब पर लेके आ रहा हूँ, तो अपडेट किया है मैंने, मेरे टोपी नहीं लगी हुई है, मैं मौलाना नहीं हूँ, लेकिन आपको वो चीजें सिखा रहा हूँ क्योंकि अब जमाना वो आ गया है, हमें उस तरीके से अपनी बात रखनी है जी। तो आप ये जरूर देखिए कि मैं किस तरीके से अपनी बात रख रहा हूँ आज के वक्त के हिसाब से, क्योंकि 2025 शुरू हो गया है, हमें कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखना है और जमाने को जो पसंद है उस हिसाब से अपनी बात कहनी है कि वो बैठे रहें, कहीं ऐसा ना हो मैं शुरू करूँ और भाग जाए। मगर ईशान, इसमें एक बहुत बड़ा बात है, वो ये है कि ना कुरान में ना हदीस में, और खासतौर से कुरान की बात करूँ तो ना ज़ेर और ना ज़बर की कोई भी चेंजेस नहीं है, क़यामत तक ना होंगी ना होने वाली है। ना करने वाला तो बहुत है, गद्दार है जो कर रहा है। तो चाहे जमाना कितना ही आगे बढ़ जाए, कितना ही एडवांस हो जाए, हमारी जो तालीम है वो नहीं बदल सकती, वो एज इट रहेगी। तो उसी उन तालीमों को लेकर जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे एक बात और हुई कि आप एक पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटी को खुश करना चाहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं मुस्लिम में, जैसे वहाबी और सुन्नी। उसमें जैसे आपने कुछ एक रील बनाई, वहां आप एक कैरेक्टर पैसेंजर का प्ले कर रहे हैं, जहां आपने हाथ में आप बिना टिकट के आप ट्रेवल कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। और आपने वहां पे शुरू किया कुछ एक ऐसे अल्फाज बोले, उसके बाद आपने फौरन जैसे ही उसको रिश्वत दी, ब्राइब, क्योंकि वो पहले तो आपने बिना टिकट के ट्रैवल का, फिर आपने उसको रिश्वत दी, टीटी को ये कैरेक्टर दिखाया आपने, तो फौरन वो टिकट में बदल गया, राइट। तो आपने ख्वाजा नवाज को, गरीब नवाज को आपने शुक्र अदा किया। तो वहां लोगों ने कहा, मतलब ये आपको किसी ने रोस्ट किया है, शायद ये आपको भी नहीं पता होगा, किसी एक इस्लामिक क्रिएटर ने आपको रोस्ट किया है। तो वो उनका कहना है कि इन्होंने वहाबी और सुन्नियों को खुश करने के लिए इस तरीके की बातें करी हैं। तो क्या आप वाकई में इस तरीके की चीजों को मानते हैं, फॉलो करते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं नहीं, खुश करने का? नहीं, मेरे हर तबके के मेरे दोस्त हैं, वहाबी भी हैं, सुन्नी भी हैं, कई लोग हैं जिनसे मैं मुलाकात करता हूँ, दिल से बात करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम उस वीडियो के जरिए किसी को खुश कर रहे हैं, किसी को नाराज कर रहे हैं। वो मैं गरीब नवाज से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, तो मैंने उनकी जो करामात है वो दिखाने के लिए वो वीडियो बनाया सिर्फ। और देने वाला खुदा है बेशक, जरिया लेकिन बना रखा है अल्लाह ने, बस वो ये वीडियो है, बाकी तो अच्छा, इंटेंस गलत नहीं। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो है ना, वो हर मुस्लिम क्रिएटर से फैंस जरूर पूछते हैं, उसमें शायद मैं भी इन्वॉल्व हूँ, ठीक है, और मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, क्या बीइंग अ मुस्लिम यूट्यूब की कमाई जायज है?
मैं ये मानता हूँ कि अब यूट्यूब पर तो जाने कितने मौलवी साहब भी काम कर रहे हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं, लाइक म्यूजिक भी उनका चल रहा है। तो जिस काम में आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आपका पसीना बह रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, वो जायज है। मेरी वीडियोस में आप देखें कि कोई लड़की, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी गलत दिखा के पैसा कमा रहे हैं, हम अच्छा मोरल मैसेज दे रहे हैं जिसमें हम धूप में काम कर रहे हैं। अभी मैं किंग की शूटिंग कर रहा हूँ काफी वक्त से, तो देखें मेरे ट्रेनिंग कितनी हो गई है। Correct. तो मैं इस कमाई को गलत नहीं मानता। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत तरीके की कमाई गलत है, ये नहीं है अगर आप मेहनत कर रहे हैं। ओके, अच्छा, आपको नहीं महसूस होता कि जितनी कामयाबी आपको यूट्यूब पे मिली है उतनी कामयाबी आपको एफबी और इंस्टाग्राम पे नहीं मिली है? उसकी पीछे क्या वजह है? वजह यही है, इंस्टाग्राम पे यूथ देखना पसंद करता है कि ये ऐसे करा तो कपड़े बदल गए, वो गाना गा रहा है और बड़ी उसने लेंस लगा रखे हैं आंखों में, तो वो सब चीजें मैंने नहीं की। इंस्टा पे यूथ इस टाइप का बहुत है, जोर जोर से म्यूजिक बज रहा है अलग तरीके का। मेरे मोरल वीडियोस हैं तो उन्हें लोग देखते हैं, 2 मिलियन प्लस हैं इंस्टा पे भी, करेक्ट, जो कि बहुत रियल ऑडियंस है। मगर जब आपने कहा, एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि 2025 आ गया तो थोड़ा सा हमें मॉडर्न जमाने के हिसाब से चीजों को बदलना चाहिए, तो आपको अपने कंटेंट को नहीं बदलना? ना, कंटेंट नहीं, कैरेक्टर की डिमांड होनी चाहिए। मैं अगर जैसा मैंने शाही बकरा किया, वो एक सॉन्ग है, लेकिन उसमें एक मोरल मैसेज है। उस सॉन्ग की डिमांड थी, वो मुंबई से किया है, डायरेक्टर भी उनके मुंबई के, शूट भी मुंबई में हुआ है। Okay. तो उसमें ये नहीं सिर्फ हम गाना गा रहे हैं लेंस लगा के और बोल रहे हैं, और जो लेंस लगा के गाना गा रहे हैं भाई, मैं उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ, कोई आप सोचो कि कैसी बातें कर रहे हैं। लेंस लगाने वाले पीछे पड़ जाए। हाँ, सबका अपना अपना काम है, मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ यहाँ बस। ओके, आपके थ्रू आउट करियर में जो अभी तक आपने शुरू किया, आज तक के सफर में कोई ऐसा मोमेंट जो आप बहुत ज्यादा मिस करते हो कि हाँ यार, ये मेरा बड़ा यादगार मोमेंट रहा है आपके करियर का? ये मोमेंट जब मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हुए, उसके बाद मेरे शहर के जो मेयर साहब हैं, डॉक्टर उमेश गौतम जी, उन्होंने पूरे शहर की एलसीडी पे मेरे फोटो, मेरा चैनल लगाया और मुझे विश किया, वाह, कांग्रेचुलेशन फॉर 10 मिलियन। बरेली में पहली बार हुए थे वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वेरी नाइस, बहुत खुशी वाला बहुत फक्र की बात है। मतलब मुझे सोच के और इमेजिन करके वो फक्र महसूस हो रहा था। जहाँ भी आप एलसीडी देख रहे थे वहां मेरा फोटो चल रहा था, 2 मिलियन 1 मिलियन 10 मिलियन की मुबारकबाद उसमें दी उन्होंने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, लाइफ में कोई ऐसा काम जो आज तक नहीं किया हो और करना चाहते हो? ऐसा तो कोई काम नहीं है, बस मैं अच्छी फिल्म करना चाहता हूँ, अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो मतलब आप मानते हैं अभी तक आपने नहीं किया है? हाँ, अच्छी फिल्म नहीं की है मैंने। तो काम तो आप खुद ही बना रहे हैं, डायरेक्टर भी आप हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी आप हैं, डिजाइनर भी आप हैं, एक्टर भी आप हैं। काम शुरू किया है तो भले ही शायद बॉलीवुड से कोई अच्छा काम नहीं मिला, तो मैं अपने चैनल पर एक अच्छी फिल्म बनाऊंगा, ये मेरी ख्वाहिश है और कोशिश है इंशाल्लाह। अच्छा, ये ही आपका एक सपना है जो आप पूरा करेंगे? मतलब वो बड़े पर्दे के लिए बनाएंगे? हाँ, बड़े पर्दे के लिए। अच्छा, वेरी गुड। ओके, आपको लगता है कि सेम इंडस्ट्री की लड़की से शादी करने के फायदे, या फिर जो आपकी इंडस्ट्री से नहीं हो उससे शादी करने के ना फायदे, जैसे मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है और काम करने में प्रॉब्लम आती है, ऐसा कोई नुकसान आपको फील होता हो? हाँ, अगर आप मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ कि अगर आप यूट्यूबर हैं और आपकी वाइफ भी यूट्यूबर है, दोनों लोगों के चैनल हैं, तो मेरा पर्सनली ये मानना है, लोग तो करते हैं शादी, मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी यूट्यूबर लड़की से शादी करूं, क्योंकि फिर सुबह को ये होगा कि मेरी 2 वीडियो बननी है, मेरी ये वाली वीडियो बननी है। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो सुबह को मेरे लिए नाश्ता तैयार करे, मेरे आने का वेट करे। वो तो मेरे साथ ही जाती शूट लोकेशन पर। अच्छा, जाती हैं? नहीं जाती, अगर यूट्यूबर होती तो। राइट। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान है कि हम वो जो वाइफ वाला प्यार है, वो खाना पकाना, इंतजार करना, वो सब चीजें कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं, क्योंकि दोनों लोग चल देते हैं काम पे, दोनों लोगों को शूट करने होते हैं। ये है, इसलिए मतलब अब जो जिस फेस में आप हैं तो एडवांटेज आपके लिए है। तो अकॉर्डिंग टू यू, जिंदगी में प्यार एक बार होता है या बार बार होता है? आजकल के यूथ को तो कई बार होता है लेकिन वाकई प्यार जो है सही उम्र में 18-20 साल की एज में जो प्यार होता है, वो उसमें एक मजबूती होती है, उसमें एक जिम्मेदारी होती है उस प्यार में। ये जो 15 साल 14 साल की उम्र में जो कुछ प्यार हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं ये नादानी में खत्म भी हो जाते हैं रिश्ते। लेकिन वाकई प्यार एक ही बार होता है दिल से। बाकी तो फिर लोगों की जिंदगी में लड़कियां आती हैं, लड़कियों की जिंदगी में लड़के आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फर्स्ट टाइम वाला
भूल नहीं पाते। एग्जैक्टली वैसे और नई शादीशुदा जिंदगी के बाद की कुछ एडवाइस जो नए न्यूली मैरिड कपल है उनको कुछ देना चाहेंगे आप से? बस अगर आप ये सोचते हैं कि एक लड़की के साथ मेरा गुजारा हो सकता है तो आप शादी कर लें, वरना अगर आप आवारा पंछी हैं तो फिर बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी आपको शादी करके। तो शादी ना करें फिर? तो फिर शादी के लिए कुछ वक्त लें और चलने दें जैसे जिंदगी चल रही है, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी चीजें हमें रोकनी पड़ती हैं। करेक्ट। कई बार कुछ चीजें का त्याग करना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अच्छा, आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को? कैसे टाइम देते हैं? कुछ तरीके से आप ये सब चीजें मैनेज हो जाती हैं क्योंकि शेड्यूल जो होता है वो बहुत टाइट होता है, शूट्स करने हैं, एवरीथिंग। एक्टर की जिंदगी में ये बहुत बड़ी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि एक तो उसका कोई वक्त नहीं है, कोई छुट्टी भी नहीं है उसकी। संडे की जो कोई छुट्टी होती है नहीं है उसकी कोई छुट्टी। रात को भी शूट करनी होती है, अगर सीन की डिमांड है तो दिन में भी शूट करना होता है। लेकिन उस बीच ये जरूर ख्याल रखना है कि अपनी वाइफ को, और बच्चे हो चुके हैं तो उनको वक्त दिया जाए, क्योंकि ये सब चीजें चलती रहेंगी। फिल्में हैं, आज भी आ रही हैं, 2050 में भी आएंगी, लेकिन इंसान हमें एक बार मिलता है, वो दोबारा नहीं आएगा। एग्जैक्टली। तो अगर कोई भी आपके साथ है उसको प्यार दें, वक्त दें, ये भी जरूरी है काम के साथ साथ। लोगों ने ये भी कहा कि जब आप अमल की बात करते हैं तो दूसरों के घर की लड़कियों को तो आप वीडियो में लेकर आते हैं, तो आप अपनी वाइफ को क्यों नहीं वीडियो में लेकर आते, कैरेक्टर पे लेकर आते हैं? मेरी वाइफ को एक्टिंग का शौक नहीं है। ओके। और जो दूसरी लड़कियां काम कर रही हैं ये ऑलरेडी जॉब कर रही हैं। मैं किसी भी लड़की को उनके घर से लेकर नहीं आया पकड़ के। वो ऑलरेडी जॉब करती होती हैं, उनको यहाँ अच्छा लगता है काम करते हुए, सैलरी भी अच्छी मिलती है, फेम अच्छा मिलता है, इसलिए वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और मैं आपको फिर बताऊं कि मेरी ही वीडियो में आपको मैं उनसे कहता हूँ, लड़कियां आती वही हैं जीन्स वीन्स पहन के। अच्छा। मैं उनसे कहता हूँ कि आपको कल से काम पे आना है और शलवार कमीज अपने सिलवा लो। अच्छा। तो लड़कियां सिलवाती हैं और जब तक मेरे पास काम करती हैं पहनती हैं। ओके। हाँ, एक लड़की थी मेरे पास काम करती थी, वो जीन्स वीन्स पहन के आई थी और हम लोगों ने बहुत सारा अच्छा इस्लामिक काम किया, अच्छे मोरल वीडियोस दिए, वो दुपट्टा सर पे उसका। लेकिन जब उसके थोड़े से फॉलोअर बढ़ गए तो वो जीन्स वीन्स पहन के फिर से काम करने लगी। तो मैंने उसको टोका कि अब कहीं ना कहीं जो आप बना रहे हो वो मोरल बनाओ, उसके लिए जरूरत नहीं है कि आप यहाँ से फटी हुई पैंट पहनो, या आपको अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। Correct. क्योंकि आप अपने एक्ट पर मजबूत रहो। उसे बुरी लग गई, वो काम ही छोड़ गई मेरे पास। ऐसा काम छोड़ दिया। तो जो ये खौफ खुदा है, आप बस बता सकते हैं लोगों को, सिखा सकते हैं। करेक्ट। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कोई ऐसा कैरेक्टर है अभी तक जो ईशान ने प्ले नहीं किया और आप प्ले करना चाहते हैं? नहीं, मैंने सारे कैरेक्टर प्ले किए, ऐसे कोई ख्वाहिश नहीं है। वकील, पुलिस, सारे कैरेक्टर प्ले कर लिए। और कोई ऐसा काम जो आपने लाइफ में किया और उसका रिग्रेट है, अबे यार ये क्यों कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, इसकी वजह से तो बहुत कुछ खराब हो गया? नहीं, ऐसा भी कोई काम नहीं है, कोई ऐसा वीडियोस नहीं है ऐसी कोई भी। वीडियो के अलावा भी काम हो सकता है। हाँ, ऐसा भी दूसरा अदर भी मैंने कोई काम नहीं किया है। मतलब इतनी सीधी सादी जिंदगी जी रहे हैं आप। हाँ। अभी तक की जो कैरेक्टर आपने प्ले किए हैं उसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कैरेक्टर आपको प्ले करने में खुद को फील हुआ कि नहीं यार ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था और इसको निभाना में मुझे टाइम भी लगा, अडॉप्ट करने में भी टाइम लगा, वो कौन सा था? पहला वाला किन्नर का था। क्योंकि उसमें आवाज चेंज करनी थी, बियर्ड क्लीन करनी थी, पूरा कैरेक्टर ही अलग है किन्नर का। तो हाँ। वो मुझे बहुत टफ लगा। ओके। और प्यार के साथ साथ उसके क्रिटिक्स भी बेशुमार मिले। वो ऑब्वियसली। हाँ। वो मेरा सवाल भी आने वाला था कि भाई आपके जो क्रिटिक्स हैं, जो आप ऐसे कैरेक्टर प्ले करते हो, फिर वो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैलाते हैं, वो फीडबैक इस तरीके से आते हैं, तो उसको कैसे हैंडल कैसे कर पाते हो आप? बस कुछ बातें सुनने को मिल जाती हैं, जैसे आपने बताई, तो कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग वीडियो भेज देते हैं कि अरे यार ये देखिए रोस्ट किया है ये। लेकिन क्या है कि उनका भी काम है, जो रोस्ट कर रहे हैं कि वो मेरा नाम लेके मुझे दिखा के कुछ कमा रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं वो लोग भी। तो मैं इग्नोर कर देता हूँ उनके रोस्ट करने से मेरे सब्सक्राइबर घट नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ओके। लगातार काम बढ़ रहा है, फैंस बढ़ रहे हैं, तो मैं नाराज नहीं हूँ इस बात पे। जब नाराज नहीं हूँ तो फिर क्या, ठीक है, फिर तो कोई शिकवा ही नहीं है इस बात का। तो और कोई ऐसी मोमेंट, फैन मोमेंट इनफैक्ट, जो आपको याद हो यार इस बंदे ने मेरे लिए ऐसा कर दिया जो मैं अपनी जिंदगी में भूल ही नहीं सकता हूँ, ऐसी क्रेजी फैन मोमेंट कोई आपकी हुई हो? फैंस मोमेंट तो क्रेजी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अभी भी हमेशा मुझे एक बात याद रहती है कि मुझे एक माँ मिली थी जो उनका बेटा उनके साथ था, और उन्होंने मुझे फौरन रोका, देख 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 बेटा ईशान अली, और उन्होंने मेरे साथ फोटो लिया और फिर मेरे गले रख के रोने लगी वो। मैंने उनको छुपाया कि छुपिए, बात क्या है, क्या आप, मुझे लगा इतनी बड़ी मेरी फैन है, रो रही है, एज भी अच्छी खासी थी, तो मैंने कहा रो क्यों रही हैं आप,
बोली बेटा तुम्हारी वीडियो देख के ना मेरे बेटे ने मुझे पहली बार कपड़े गिफ्ट किए थे, ओह तुम्हारी वीडियोस देख के मेरे बेटे का प्यार मेरे लिए बढ़ गया है, वो मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैं इस काम आ सका। ओके। कभी इतना फैम मिलने के बाद, इतने फेमस होने के बाद आपको फील हुआ है कि नहीं यार मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, क्योंकि हर जगह कहीं भी जाओ कोई प्राइवेसी नहीं मिलती है, क्योंकि जब आप इतने नोन हो जाते हो, हर आदमी आपको जानता है, रेस्टोरेंट में जाओ, शॉपिंग करने जाओ, वाइफ के साथ जाओ, कोई पर्सनल मी टाइम नहीं होता है। हाँ। तो कभी कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन होता है कि नहीं यार किस तरीके से इससे बचा जाए, या फिर इसको छोड़ दूं, क्या करूं? कभी कभी होता है, माइंड जब टेंशन में होता है तो तभी फैंस मिलते हैं, और फैंस को क्या पता, उन्हें मतलब नहीं कि आप टेंशन में हो, किस फिक्र में हो आप, उन्हें तो फोटो चाहिए, आपसे बात करनी है। तो जब मुझे ऐसा महसूस होता है तो मैं ऐसे होटल्स, ऐसे रेस्टोरेंट्स तलाश करता हूँ जहाँ मेरे फैंस ना मिले, ओके। और मैं वहां जाके बैठता हूँ अपनी वाइफ के साथ या अपने दोस्तों के साथ। आपने एक कैरेक्टर प्ले करा था फरिश्ते का, मतलब आप क्या अपने आप को कंसिडर कर रहे थे कि मैं मतलब खुद फरिश्ते वाली फील ले रहे थे या नहीं आपको? नहीं नहीं, देखिए मैंने फिर बताया आपको, कुछ कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसमें वो कैरेक्टर डिमांड होता है। हम अगर कोई कहानी हम बता रहे हैं कि अल्लाह ने ये कहा है ऐसा करो, तो वो हमारी डायरेक्ट अल्लाह से बात नहीं हो रही है, हम ये नहीं दिखाते अपनी वीडियो में। एग्जैक्टली। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमान भेजा है, क्यों अचानक से एक नेकी के बदले मुझे ढेर सारे रुपए मिल गए, तो वो मैसेज लेके फरिश्ता आया है। इसलिए वो ये नहीं कि हम दिखा दें कि आसमान से एक आवाज आ रही है कि ये रखो, ये तुम्हारी नेकी का इनाम है, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। Absolutely. उसके लिए हमें किसी एक को बोलना पड़ेगा, वो बिल्कुल गलत है। इसलिए हम ये फरिश्ता का कैरेक्टर दिखा देते हैं कि एक फरिश्ता है जो कह रहा है तेरी उस नेकी के बदले अल्लाह ने तुझे ये तोहफा दिया है। ओके, ऑलराइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इस पूरी थ्रू आउट जर्नी में क्या इंपॉर्टेंट है, जर्नी इंपॉर्टेंट है या डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है आपके करियर की? कि आदमी सोचता है मुझे बस वहां पहुंचना है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो चल रहा है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट? जर्नी, मेरी जो स्ट्रगल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पॉडकास्ट में मैंने बताया है कि मैं यहाँ तो चलो ठीक था, 200 बच्चे थे, मैं 15 हज़ार रुपए के आसपास कमा लेता था। लेकिन जब मैं मुंबई गया तो मेरी सिर्फ 7,000 रुपये सैलरी थी, और मैं वहाँ अखबार बिछाकर ऊपर सो जाया करता था जिस रेस्टोरेंट में जॉब करता था। सुबह को नाश्ता नहीं मिलता था मुझे, दोपहर को सीधा खाना खाया करता था, थोड़े थोड़े रुपए बचाने के लिए बहुत बहुत दूर तक पैदल सफर करता था। तो मेरे जो जूते थे जो मैं मुंबई पहन कर गया था उनमें छेद हो गए थे। छेद हो गए, महसूस नहीं हुआ, मैं चलता रहा, क्योंकि 3 महीने मुझे मुंबई में जॉब ढूंढने में लगे, और वो जूतों में छेद होने के बाद उसी जगह पे जख्म हो गए। जख्म जब हो गए तो वो फिर भी मैं चलता रहा कि चलो भी कुछ रुपए बचाने, जॉब मिल जाएगी तब नया जूता खरीद लेंगे। जब जख्म हुए, बारिश का वक्त था, जुलाई का वक्त आया, तो फिर मुझे अंदर से फीवर होने लगा, तो मैं एक बार एक स्टेशन पे बेहोश होकर गिर गया। अंधेरी स्टेशन पे मैं इंतजार कर रहा हूँ ट्रेन का, और ऐसे बैठे बैठे मैं बेहोश होकर कब गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। तब कोई नेक शख्स आए होंगे, उन्होंने मुझे फेस तो मैंने उनका नहीं देखा, उन्होंने मुझे जूस दिया, एक समोसा दिया, वो मैंने खाया, मैं उठा और मुझसे पूछा कहाँ रहते हो, मैंने बताया, और बड़े धुंधली धुंधली मेरी आंखें हो रही थी उस वक्त। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। उस दिन पहली बार मैं मुंबई जाने के बाद अंधेरी में बैठ के बहुत रोया कि मैं वहां मेरी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, 200 बच्चों को पढ़ा रहा था, और मैंने एक ऐसा ख्वाब देख लिया जिसके लिए कई सारे लोग पीछे में बात कर रहे थे, कह रहे ये इसमें क्या चलसी का काम है, ये होगा भाई शराब वराब पी ली होगी, आजकल लड़के यही कर रहे हैं। तो मुझे बहुत उस वक्त रोना आया कि आज इस ख्वाब ने मुझे स्मैकिया कहलवाया, मुझे चरसिया, मुझे शराबी कहलवाया। लेकिन बहुत रोने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा मैं कामयाब तो होके रहूंगा। एक ट्रस्ट बनी है आपके बरेली में, स्पेशली आपका जो होम टाउन है, यहाँ से आप बिलोंग करते हैं, शायद आपकी पता नहीं इस इन्फॉर्मेशन में है नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रस्ट है जो स्पेशली उसका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ट्रस्ट के नाम से, उसमें जितने भी यहाँ के इन्फ्लुएंसर हैं वो रजिस्टर्ड कर रहे हैं अपने आप को, साथ मिलकर काम करने के लिए। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं पेमेंट्स को लेकर, XYZ, जिस तरीके से बॉम्बे में होता है, राइट? तो आप मगर उसमें कहीं भी नहीं है कि इसके पीछे वजह क्या है? या तो आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए इस वजह से, या फिर आपको इसका इल्म ही नहीं है। अभी तक वो लोग मुझ तक पहुंच नहीं पाए। Okay. अच्छा, कुछ लोगों ने ये जहन में बैठा लिया है कि उसके 37 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो वो बहुत घमंडी होगा, वो बात नहीं करेगा, क्या पता हम जाएं तो वो मना कर दे एकदम से। ये सब्सक्राइबर की वजह से लोगों के जहन में बात बैठ गई है। कुछ लोग मुझे जानते ही नहीं है और मुझसे नफरत सी करते हैं।
कि यार यार हम नहीं जाएंगे यार, क्या पता यार बात करेगा या नहीं करेगा, इतना बड़ा यूट्यूबर है वो। तो जब वो लोग मुझसे पहली बार मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, ईशान भाई हमने तो सोचा ही नहीं था आप ऐसे हो। तो कहीं ना कहीं जो लोग मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो ऐसे लोगों का शिकार हो गए हैं जिन्होंने कह दिया हो कि अरे वहां मत जाना, वहां वो तो ऐसा है ऐसा है। उसमें कुछ क्रिटिक्स भी लोग भी शामिल होते हैं एग्जैक्टली। जो आसपास ही होते हैं कि अरे वहां मत जाना, उन्हें मत जोड़ना, ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है आपकी जुबान से ये कि ऐसा कुछ बना है। जी हाँ, जब भी बोल रहा हूँ। और अगर आपको मौका मिले या वो लोग आपको अप्रोच करते तो आप उससे कनेक्ट अगर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे उनसे कुछ फायदा है, उन्हें मुझसे कुछ फायदा है और मेरा Right. जाना जरूरी है, एब्सोल्युटली। सिर्फ नाम नहीं कि हाँ नाम दर्ज करा दिया, सब कर रहे हैं तो कर हाँ, दिया, हाँ, हाँ। ऐसा नहीं। अगर मुझे लगेगा कि हाँ हम दोनों को एक दूसरे से फायदा है, हम इससे कुछ आगे कर सकते हैं Right. बेहतर, तो जाऊंगा, वरना नहीं। ओके। वैसे रियल लाइफ और रियल लाइफ के ईशान अली में कितना डिफरेंस है? रील और रियल दोनों मिलती जुलती है मेरी। वहां भी मैं एक सीधा साधा बंदा हूँ, यहाँ भी लोगों से प्यार करने वाला। मेरे जो दोस्त हैं वो, कई सारे दोस्तों ने तो मेरा साथ इसलिए छोड़ दिया कि मैं उनको सही रास्ते पे लेके आता हूँ कि नहीं ये गलत है बेटा, ये मत करो, अल्लाह देख रहा है। करेक्ट। कुछ दोस्त अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ दोस्तों ने दामन छोड़ दिया, अरे यार वो उसको नहीं बतानी ये वाली बात कि हम मिलके आए थे किसी से, क्या अच्छा। वो फिर वही कहेगा यार कहीं घर पे ना कह दे। तो मैं तो लोगों को बस यही है कि अच्छे पैगाम देता हूँ कि अच्छा रास्ता चुनो और अच्छे से चलो। रील और रियल दोनों यही है। आप क्योंकि मुस्लिम क्रिएटर है तो मैं इसलिए ये एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कब्र पे जो चादर चढ़ाना और कब्र से मांगना, क्या ये जायज है? कब्र से नहीं, लेकिन जो अल्लाह के वली गुजरे हैं, हम अल्लाह का वसीला देकर जी हाँ। उनसे मांगते हैं कि अब मैं जब मजार पे होता हूँ तब भी मैं यही दुआ करता हूँ कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे ये मिल जाए। जी हाँ। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे ये दे दीजिए। अगर आप ये कह के मांग रहे हैं कि आप मुझे ये दे दीजिए, वो गलत है। ओके। अगर आप अल्लाह को उन्हें वसीला बना रहे हैं, जरिया बना रहे हैं, तो ठीक है। ठीक है, वसीले से तो फिर वो तो नबी के वसीले, सब उसने उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। हाँ, उनके वसीले से मांगते हैं हम। और चादर चढ़ाने की बात पर, चादर चढ़ाना उससे अच्छा यह है कि हम किसी की हेल्प कर दें, किसी की मदद कर दें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों को दिली लोग बोल देते हैं कि हाँ ऐसा काम कुछ होगा तो हम चादर चढ़ाएंगे। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारी दुआएं बोल रखी थी कि मैं ऐसा काम होगा तो चादर चढ़ाऊंगा, और जितने रुपए की मैंने चादर गया पूछी, बोले 4000, 5000, 3000, 2000, तो मैंने हमेशा उतने रुपए लोगों को बांटे चादर चढ़ाने से। तो चादर नहीं चढ़ाई ना आपने? चढ़ाई होगी एक दो बार, लेकिन ज्यादातर ये किया है। क्योंकि आपने अभी एक बात बोली कि शायद उस वक्त शादी के फ्लो में कुछ काम ऐसे हो गए। तो क्या आपको लगता नहीं कि चादर चढ़ाने से, देखिए मैं किसी की, चादर सिर्फ एक चढ़नी चाहिए, ये आला हज़रत का भी कहना है। अच्छा। वो जब चादर पुरानी हो जाए तो दूसरी चादर करो, राइट? मतलब ये इसका कुरान में कहीं जिक्र है, ये मुझे नहीं मालूम। ये आला हज़रत साहब का कहना है। हाँ, मतलब कुरान का जिक्र नहीं। मैं ये क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम क्रिएटर मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। हो सकता है कि इससे बहुत सारे लोग कहीं नाराज ना हो जाए, बस सिर्फ एक क्लियरिटी है। क्यों, अगर कोई गलतफहमी है, चाहे वो मेरे लिए हो या आपके लिए हो, तो वो सही हो जाए। वो मैं खुद की अपनी इस्लाह के लिए भी ये सवाल कर लेता हूँ अक्सर लोगों से, क्या कहता है वो डिफरेंट ओपिनियन मिल जाती है, और डिफरेंट ओपिनियन से फिर पता लगता है कि हाँ ठीक है हम सही कर रहे हैं, गलत। सो ईशान, अगर किसी सेलिब्रिटी को आपको मौका मिले, मतलब दीन की दावत देने का या दीन को लेकर बात करने का, क्योंकि जो बॉलीवुड में चले जाते हैं वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उनकी कनेक्टिविटी कट जाती है, तो आपको मौका मिले तो किसको देना चाहेंगे? अभी मैं खुद नॉलेज इकट्ठी कर रहा हूँ। अभी तो मैं बिल्कुल ये ख्याल ही नहीं लाया हूँ कि किसको दीन की दावत देना चाहूँगा। मैं खुद सीख रहा हूँ अभी, मैं किसी को दीन की दावत दे के उसको और डीपली, अच्छे से, बहुत ज़्यादा गहराइयों से उसको समझा पाऊँ। तो अभी मैं नहीं मानता कि मैं वहाँ हूँ। तो जब मुझे महसूस होने लगेगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, तब किसको देना, तब ऐसा सोचूंगा। अच्छा, तब सोचेंगे आप। ओके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि बोलते हैं कि इस्लाम में 72 जो फिरके हैं, 72 फिरके हैं ऑलमोस्ट, कमोबेश। तो उसमें से कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा? वो कहते हैं एक फिरका है जो जन्नत में जाए सब। तो इसमें आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है? जो हमारे हुजूर को मानते हैं वो सब इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, बस। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। और वैसे आपकी इस थ्रू आउट पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग जानने को मिली, चाहे वो दीन से जुड़ी हो, दुनिया से जुड़ी हो, इंडस्ट्री से जुड़ी हो। आप मतलब मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं और वर्सेटाइल एक्टर हैं, हर कैरेक्टर को आप प्ले कर लेते हैं। तो कुछ चीजें हैं, रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर है जो आपके साथ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर विद ईशान अली। आपको 1 वर्ड या 1 लाइनर में आंसर देना है। योर फेवरेट ड्रिंक? रूह अफ़ज़ा। ओके। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? हाँ, यस। ओके। आर वुमेन कॉम्प्लिकेटेड? नहीं, घर पे जाना है। अगर उनको प्यार से ट्रीट किया तो वो नहीं है।
घर पे जाना है, हाँ। ओके, बहुत रॉ है भाई। टेक्सटिंग और टॉकिंग, आप क्या प्रेफर करते हैं, टेक्सटिंग और टॉकिंग? टेक्स्ट ज्यादा पसंद है मुझे, उसमें वक्त बच जाता है। विच सेलिब्रिटी एनॉय यू द मोस्ट? एक्ट्रेस में, एक्टर में? एनीवन। ओके, आपका फेवरेट पास टाइम क्या है? वही वक्त जो मैंने स्ट्रगल किया और उस वक्त मैंने नजदीकी से खुदा को जाना। ओके, आपका पसंदीदा फूड कौन सा है? बिरयानी। ओके, कौन सा एक दिन जिंदगी का आप दोबारा जीना चाहते हैं? वही दिन जब मेरे 10 मिलियन हो गए थे और जगह जगह मेरे फोटो लगे हुए थे। मैं चाहता हूँ कि ऐसी 50 मिलियन हो और पूरे शहर में क्या पूरे देश में मेरे फोटो लगे हैं और पूरा देश मुझे मुबारकबाद दे। वाह, वेरी गुड। ओके, कॉफी और टी? कॉफी। फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? यूट्यूब। ओके, बीच और माउंटेन्स? माउंटेन्स। ओके, आज तक आपने ऐसा क्या किया है जिसको करने के बाद आपको बहुत फख्र महसूस होता है? जब सैलरी आई तो अपनी अम्मी को मैंने एक अच्छा सा सोने का हार बनवा के दिया। ओके, वो हार जो उन्होंने जब हम पे मुश्किलें थी और मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरे भाई इंजीनियर कर रहे थे, तो एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, फीस सबमिट करने के लिए उन्होंने बेच दिया था। तो मैंने उससे ज्यादा भारी, उससे ज्यादा अच्छा हार उनको दिलवाया एक। वेरी नाइस। आपके फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? संदीप महेश्वरी साहब को बहुत सुना है मैंने। अच्छा, और आप दोस्तों के साथ अकेले में क्या करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? यही मैं अपना दोस्तों के साथ बॉलीवुड पे चर्चा करता हूँ और अपनी खुद की स्क्रिप्ट पे चर्चा करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ओके, क्या ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा खुशी देती है और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा डरा देती है? शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और डराने वाली बात सिर्फ अभी यही है कि जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, जो फैंस मुझे मिले हैं, ये खुदा बरकरार रखे, मैं अच्छे से अच्छा काम इन सब के लिए कर सकूं और जब मैं थोड़ी मेरी एज हो जाए उस वक्त भी मेरे फैंस हों और मैं काम करता हूँ। ओके, कोई ऐसा पसंदीदा खाना जो आप छोड़ते ही नहीं है, मतलब आ जाए तो बस? हाँ, चिकन फ्राई। थोड़ा जोर से बोलो शायद। चिकन फ्राई। ओके, चिकन फ्राई। ओके, अगर आपको हमारे माननीय प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिले तो आप क्या बात करना पसंद करेंगे? मैं उनसे कहूंगा कि आप एक अच्छी सी फिल्म मेरे लिए बना दीजिए और मुझे उसमें बतौर लीड कैरेक्टर प्रेजेंट कर दीजिए। वेरी गुड। मतलब सिर्फ अपने बारे में ही बात करेंगे आप? मैं उस फिल्म में एक इतना अच्छा मैसेज दूंगा कि हमारे मोदी जी भी बहुत खुश हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि वाह, मोदी जी ने क्या फिल्म में पैसा लगाया, क्या बात सिखाई। अच्छा, मोदी जी के पैसा लगवाएंगे आप? प्रोड्यूसर भी उन्हीं को बनाना है। वेरी गुड। ओके, सो आपका निक नेम क्या है? शानू। शानू। ओके, वैसे अगर आपको कोई भी दो चीजें अपने आप में, अपनी पर्सनालिटी में से बदलनी हो तो क्या बदलना चाहेंगे आप? एक तो मैं जिम करके थोड़ा सा खुद को थिन करना चाह रहा हूँ और सेकंड थिंग के और एक्टिंग को और अपने बिहेवियर को और अच्छा करना चाह रहा हूँ। आप शाहरुख खान के फैन हैं? हाँ, तो शाहरुख खान तो अभी शायद 50 क्रॉस कर गए हैं, बिल्कुल इतने फिट हैं, तो आपको भी फिर तो उनको फॉलो करना है। चीजों पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, काम शुरू हो गया, वेरी गुड। आपकी फेवरेट कार कौन सी है? फेवरेट अभी तो ये है कि जिस कार से मैं चल रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ, लेकिन मेरा मन है कि एक अच्छी सी ओपन कार खरीदूं जो राजेश खन्ना चलाया करते थे, शाहरुख खान ने चलाई है ओपन कार जो फुल ओपन रहती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मतलब मैं घर के खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जंक फूड जो आजकल बहुत चल रहा है, आपका फेवरेट कौन सा जंक फूड है? मोमोज। मोमोज, ओके। और कहाँ के मोमोज खाना पसंद करेंगे? बरेली के अच्छे होते हैं कई जगह पे। मैं क्या बात, सच्ची में? ये पहली बार सुना है कि कोई बरेली के मोमोज भी फेमस है। ओके, अगर आप बिलियनियर बन गए, क्यों मिलियनियर तो आप हैं, मैंने आपसे कमाई नहीं पूछी आपकी यूट्यूब की, इसीलिए बिलियनियर बन गए। सब्सक्राइबर में है ना पैसे में। ठीक है। पैसे में बिलियनियर जब आप बन जाएंगे तो क्या खरीदना पसंद करेंगे? मैं एक बहुत बड़ी ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकूं। Okay. जिनके बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनके शौहर खत्म हो गए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पापा नहीं है, तो जो भी जरूरतमंद है उनके लिए मैं कुछ काम कर सकूं जिससे कि उनका जरिया बन सकूं, उनको कमाई करने का मौका मिल सके। ऐसी एक कंपनी बनाना चाहता हूँ। वेरी गुड। सो जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले उस शख्स में, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उसमें क्या नोटिस करते हैं? अच्छा इंसान हो बस वो।
अच्छा इंसान अगर है तो फिर मेरी ट्यूनिंग बैठ जाती है, हम लोग खूब सारी बात कर सकते हैं। जब मैं मिलता हूँ तो मैं भी खुद को ये नहीं कि मेरे 35 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं खुद को भी एक अच्छा इंसान प्रेज़ेंट करता हूँ, मैं सामने से भी वही चाहता हूँ, अगर वो है तो फिर कनेक्शन मेरा बन जाता है दोस्ती में। ओके, आपकी मनपसंद पसंदीदा जगह खाने की कौन-सी है? जहाँ आप सबसे ज़्यादा आउटिंग पे खाना खाने जाते हैं, पसंद करते हैं? ज़रूरत पड़ने पे जाता हूँ, मैं ज़्यादा फूडी टाइप का मेरा वैसा बिहेवियर नहीं है कि मैं जाऊँ दूर-दूर सिर्फ़ इसलिए कि वो जगह जाएँगे, खाना खा के आएँगे। ओके, जैसे दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है, जामा मस्जिद के पास। करेक्ट। तो जब मेरा दिल्ली जाना मन होता है तो चला जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मन में आया सिर्फ़ खाना खाने दिल्ली जाना है, राइट, राइट, ऐसा राइट। नहीं है। ऐसा नहीं है। ईशान, अभी तक आपने बिग बॉस में जाने की नहीं सोची या बिग बॉस वालों ने आपको अभी तक अप्रोच नहीं किया या आप वाक़ई में चाहते हैं, जाएँ? अभी अप्रोच नहीं किया है, मैं ओके, चाहता हूँ कि जाऊँ। उसका कुछ क्राइटेरिया भी है, जिसके करेक्ट। लिए अब मैं इंशाल्लाह इस साल से काम करना शुरू करूँगा। तो आई होप अगर खुदा ने चाहा जो चीज़ें मैंने अल्लाह से माँगी वो सब मिली हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप देखें कि मैं बिग बॉस में हूँ। क्योंकि आप ही की तरह एक क्रिएटर इस बार आए हैं मृदुल, हाँ, हाँ। वो भी वोटिंग बेस पे वोट बेस के ऊपर आए हैं, फैन बेस पर उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आपको लगता है कि अब से लेकर वैसे हाँ, तो आपके तो फैन बेस अब बहुत मुझे तगड़ा है। वो गए हैं तो और ज़्यादा मैं मोटिवेट हो रहा हूँ उनसे करेक्ट। और चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा खेलें और जीत उनकी हो। वाह! वेरी नाइस। देखो एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर को कैसे सपोर्ट करता है, तो आप भी इसी तरह ईशान को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सीज़न में आप बिग बॉस में इनको भी देख सकें। लास्टली हमारे शो, शिराज़ खान शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा मुझे लगा इस शो में आके, यहाँ बात करके, यहाँ गुफ्तगू करके। सवाल बहुत अच्छे थे, जो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वीडियो जैसा सवाल हुआ है। इस पॉडकास्ट में सिर्फ़ आपको ये नहीं कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं कोई बात कर रहा हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इसलिए ऐसे पॉडकास्ट होते रहने चाहिए, सिराज खान साहब जैसे अल्लाह और 2-4 बना दे, जो अच्छी चीज़ों को अच्छे से प्रेज़ेंट कर सकें। क्या मेरे लेकिन जैसे नंबर 1 2-2 आप रहो, नंबर 1 आप रहो। एक्टर तो 2-4 बहुत बनवा सारे हैं ना दोगे भाई, तो हाँ, एक्टर तो एग्ज़ैक्टली। बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ, सभी पॉडकास्ट वालों को ये सोचना चाहिए कि हम अच्छे से, बेहतर तरीके से बारीकियों पे काम कर सकें, जैसे आप कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच और उम्मीद करते हैं आपको ईशान अली की ये जर्नी और पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा और बहुत सारी नई बातें इनके बारे में आपको जानने का मौका मिला होगा। अगर आपको ये वाक़ई पसंद आया तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इस पॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड विद न्यू मेहमान के साथ। थैंक यू सो मच।